इधर रावी गुमसुम सी चलती हुई सड़कों पर चली जा रही थी। उसके सामने उसे आज पूरी दुनिया खत्म नजर आ रही थी। रो रो कर उसके आंसू भी अब सूख चुकी थी और गालों पर निशान छप गए थे। ऐसे ही चलते चलते एक मंदिर के अंदर आकर भगवान के सामने बैठ जाती है, मानो उसे पूछना चाहो कि मेरी जिंदगी में आखिर तूने ऐसा क्यों लिखा है, ऐसे क्या गलती हुई थी मेरे से कि तूने मेरी जिंदगी इतनी खराब लिख दी। पर कहते हैं रावी ऐसे ही अपने मन में भगवान की शिकायत करते जा रही थी। तभी वहां की पंडित हाथ में प्रसाद लिए उसके सामने खड़े हो गए और उनके हाथों में जो प्रसाद था वो उसको देने लगे। रावी पहले से ही कमजोर थी और उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने भी बिना सोचे समझे वो प्रसाद अपने हाथ में लिया। आखिर भगवान का प्रसाद कौन मना कर सकता है। रावी उनको धन्यवाद किया। रावी जो अभी तक शादी के जोड़े में थी, उसे देखकर पंडित जी को रहा नहीं गया और उन्होंने उससे पूछा, पंडित जी, बेटा आपकी अभी नई नई शादी हुई है क्या? रावी जो प्रसाद खा रही थी उसके हाथ अचानक रुक गए और उसकी आंखों में पानी आ गया और वो रोने लगी। उसको यूं रोता देख पंडित जी को अच्छा नहीं लगा। उनको लगा, अरे अंदाजा हो गया कि इस लड़की के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसे शांत करवाया। सिर्फ इतना ही कहा, बेटा भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और वहां से चले गए। ऐसे ही सुबह से रात हो गई। आसमान में जितना ज्यादा उजाला था, अब वो धीरे धीरे करके रात की काले अंधेरे में उतरता जा रहा था। रावी एक पोल के सहारे पीठ की ओर बैठी थी। थोड़ी देर में उसे प्यास लगने लगी, इसलिए वो उठकर मंदिर से थोड़ा बाहर देखने लगी। उसे वहां पर एक पानी का मटका दिखा जिसमें पानी भरा हुआ था। वो पानी पीने चली गई, पर कोई दूर से ही उसे घूरे जा रहा था। एक लड़का अपने होंठ पर जीभ करते हुए दूसरे लड़के से, भाई वो लड़की देखना, क्या लल्लन टॉप लग रही है। दूसरा लड़का अपनी छाती पर हाथ फेरते हुए, हाँ बे एकदम कड़क माल लग रही है, मन कर रहा है अब भी जाकर उसको चख लूं। दूसरा लड़का घटिया से हंसते हुए, तो भाई किस बात की देरी, चलो चख लेते हैं। दोनों रावी की तरफ बढ़ने लगे। रावी अपने ही में घूम पानी पी रही थी। पहला वाला लड़का, ओहो जाने मन बहुत प्यास लगी है, और अपनी जीभ होठों पर फेरते हुए, थोड़ी प्यास हमारी भी मिटा दो। उनको इस तरह अचानक सामने देखकर रावी डर जाती है और कुछ कदम पीछे चली जाती है। उसको इस तरह पीछे जाता देख वो गुंडे उसके और करीब आने लगते हैं। खुद की इतने करीब आकर देख रावी वहां से भागने लगती है। पहला लड़का दूसरे लड़के से, पहला लड़का, भाई वो भाग रही है। दूसरा लड़का पहले लड़के के सर पर मारते हुए, तो चूतिए देख क्या रहा है, पकड़ उसे। दोनों गुंडे रावी के पीछे भागने लगते हैं, पर थोड़ी दूरी पर ही रावी उनको कहीं नहीं दिखती। पहला लड़का दूसरे लड़के से, भाई कहीं दिख नहीं रही है, अब एक कमीने यहीं गई होगी, अपनी उल्लू आंखें खोल कर देख, यहीं कहीं छिपी होगी। दूसरा लड़का चिल्लाते हुए, ए लड़की चुपचाप बाहर आ जा, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, अगर तुम मिली ना तो तेरी वो हाल करूंगा कि कुत्ता भी पहचान ना पाए। रावी बड़े पेड़ के पास जाकर छुपी हुई थी। उसके सामने गुंडे उसे नजर आ रहे थे। उनकी बातें उसे बहुत अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। पहला वाला लड़का, भाई लगता है वो यहाँ नहीं है, यहाँ से कहीं भाग गई होगी, हम और आगे जाकर देखते हैं। दोनों भी वहां से निकल जाते हैं। रावी जो अब तक अपने मुंह पर हाथ रखी हुई थी ताकि उसकी आवाज कोई सुन न ले, वो अपना हाथ हटाकर जोर जोर से सांस लेने लगती है, क्योंकि वो बहुत तेज भागी थी, जिसकी वजह से उसके पैरों में भी चोट आई थी। गुंडे वहां से जाने के बाद रावी थोड़ी देर में वहां से बाहर निकलो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को कहाँ जाए। वो जब बाहर निकली उसके सामने वो गुंडे आकर खड़े हो गए। रावी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उन्हें देखने लगी। पहला वाला लड़का, क्यों रे कमीनी, तेरे पैरों में बहुत जान आ गई क्या, जो हमसे छुपा रही है। दूसरा वाला लड़का, इसके पैरों में इतनी जान है तो सोच इसके शरीर में कितनी जान होगी, ये रात भर हमें अच्छे से खुश कर देगी। पहला वाला लड़का अपनी एक आईब्रो उठाते हुए, पर भाई इसकी हालत देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पहले इसका स्वाद चख लिया है। और दोनों गुंडे घटियापन हंसते हुए एक दूसरे को ताली देने लगते हैं। उन दोनों में खुद बातों में उलझ देख रावी मौके का फायदा उठाते हुए वहां से और तेजी से भागने लगती है। रावी पीछे मुड़कर भागी जा रही थी और वो गुंडे उसके पीछे पीछे भागे रहे थे। भागने के चक्कर में उसने एक बार भी सामने की ओर नहीं देखा और सामने से एक कार से टकरा गई। उन दोनों गुंडों ने रावी की टक्कर उस कार के साथ देखी थी, इसलिए वो जहां खड़े थे वहीं रुक गए। भाई वो लड़की मर गई क्या? पहला वाला लड़का दूसरे लड़के की तरफ देखकर, मर भी जाने दे, हम लोगों को क्या, हम यहाँ से चलते, पर न पीछे ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, चल। दूसरा वाला लड़का पहले वाले लड़के को देखकर,
तभी उस कार का दरवाज़ा ओपन होता है और एक 50 उम्र की औरत जिसने वाइट साड़ी पहनी हुई थी, चेहरे पर अभी भी थोड़ा नूर था, जो दिखने में बहुत बड़े घराने की लग रही थी। वो औरत दौड़ते हुए रावी के पास गई और उसका चेहरा अपने हाथ में लिया तो उसने देखा कि रावी के सर पर चोट आई थी और उसके सर से खून निकल रहा है। उसने अपने ड्राइवर को चिल्लाते हुए बुलाया। ड्राइवर दौड़ते हुए आया और माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ कीजिए मालकिन, पर गाड़ी इतनी ज़्यादा स्पीड में नहीं थी कि उन्हें इतनी चोट लग जाए। वो तो खुद सामने से इतनी तेज़ी से दौड़कर आ रही थी। वो औरत चिल्लाते हुए, अपनी बकवास बंद करो और इसको उठाने में मेरी मदद करो और गाड़ी सीधा हॉस्पिटल ले चलो। ड्राइवर की मदद से उस औरत ने रावी को गाड़ी में लिटाया और गाड़ी हॉस्पिटल के लिए बढ़ गई। जारी है। रावी को कुछ ही देर में होश आ जाता है। वो देखती है कि वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी थी और उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। तभी उसके पास एक नर्स आती है और उसे पूछती है, अब आप कैसा फील कर रही हैं? रावी उसके सवाल को इग्नोर करके, मैं यहाँ कैसे आई और कौन लेकर आया मुझे? नर्स, वो आपके साथ कोई लेडी थी, वो बाहर बैठी हैं, मैं उनको अंदर भेजती हूँ, आप उनसे पूछ लीजिए। पहले आपका बीपी चेक कर लूँ। रावी हाँ में सर हिला देती है। वो नर्स उस रूम से बाहर जाती है और सामने बैठी हुई लेडी से कहती है, उनको अब होश आ गया है, आप जाकर उसे मिल सकती हैं। तभी कमरे का दरवाज़ा ओपन होता है और एक औरत अंदर की तरफ आती है। रावी उनकी तरफ देखकर उन्हें थैंक्स बोलती है। तभी वो औरत उसका चेहरा उसकी हरिया की आंखों में देखकर कहीं खो गई। उसने अपने मन में कहा, इसकी आंखें मुझे किसी की याद क्यों दिला रही हैं? क्या ये वही आंखें हैं जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी? रावी ने बड़ी शालीनता से उन्हें थैंक यू कहा। तब जाकर वो औरत अपने ख्यालों से बाहर आई, पर उसने आगे आकर, अरे बेटा, थैंक्स मत बोलो, वो तो हमारी गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। तभी रावी को याद आता है कि वो गुंडे उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे और उसने आगे की तरफ ध्यान नहीं दिया और गाड़ी से टकरा गई। वो औरत, अब कैसा फील कर रही हो तुम? रावी, हाँ, हम ठीक हैं। वो औरत, ठीक है, तो हम आपको घर छोड़ देते हैं, आप अपने घर का एड्रेस बता दीजिए, मैं ड्राइवर से कहकर आपको घर भेज दूंगी। ये सुनते ही रावी अचानक आंसू आ जाते हैं। वो औरत घबराते हुए, क्या हुआ बेटा, हमने कुछ गलत कह दिया आपको? रावी अपनी आंखें पोंछते हुए, अरे नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। औरत उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, क्या बात है बेटा, आप रो क्यों नहीं हैं? रावी, वो हमारा कोई घर नहीं है, हम अनाथ हैं। ये सुनते ही पता नहीं क्यों उस औरत का दिल पसीज गया। औरत उसकी हालत देखकर पूछने लगी, बेटा बुरा न मानो तो मैं एक बात पूछूं? रावी बड़े प्यार से, हाँ आंटी जी पूछिए ना। वो औरत, बेटा डॉक्टर ने पूरा एग्जामिन किया है तुम्हारी बॉडी का और उन्हें से पता लगा कि तुम्हारा किसी ने रेप किया है। ये सुनते ही रावी कल की रात याद आ गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। वो औरत भी अब टेंशन में आ गई कि उसने आखिर ये सवाल पूछा ही क्यों। औरत उसके और नजदीक जाकर उसको गले लगाकर सांत्वना करवाने लगी, देखो बेटा रो मत, कुछ नहीं होगा, हम हैं ना आपके पास, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। पता नहीं क्यों पर रावी को उनकी बाहों में आज अपनी माँ नजर आ रही थी। वो उनको और कसकर गले लगा रही थी। थोड़ी देर बाद रावी सिसकियां भरते हुए उसके साथ जो हुआ वो बताने लगी। उसने सिर्फ उस आदमी का नाम नहीं बताया। ये सुनते ही वो औरत गुस्से से तिलमिला उठी। औरत ने रावी से उस आदमी का नाम पूछा। पहले तो रावी को लगा कि वो उसका नाम बता दे, फिर उसने बाद में अपने मन सोचा कि नहीं, ये उसकी अकेले की लड़ाई है और वो इसे खुद लड़ेगी और खुद कोई इंसान दिलाएगी। रावी, वक्त आने पर मैं उस इंसान को जरूर सजा दूंगी आंटी, आप फिक्र मत कीजिए। वो औरत कि रावी की नजरों में मासूमियत देखकर रह नहीं गई। जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है, हम तुम्हारी इसमें मदद करेंगे उसे सजा दिलाने में। दूसरी तरफ निहिर के बॉडीगार्ड उसको चारों तरफ ढूंढ रहे थे और उनके साथ बेचार कार्तिक जी अपनी नींद हराम करके रावी को ढूंढने में लगा था। कार्तिक को बॉडीगार्ड्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो उन्होंने गलत लड़की को उठाकर लाए, ऊपर से बॉस का गुस्सा कार्तिक पर निकल रहा था। कार्तिक भी चिल्लाते हुए बॉडीगार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। कार्तिक की हर बात वो बॉडीगार्ड इसलिए मान रहे थे क्योंकि उनके बॉस का ही ऑर्डर था कि कार्तिक जैसे जैसे कहे वैसे वैसे हर जगह उसे ढूंढा जाए। कार्तिक भी अपना सारा गुस्सा उसके बॉडीगार्ड्स पर उतार रहा था। वो खुद गाड़ी में बैठकर बॉडीगार्ड्स को इधर उधर भगा रहा था। थक हार कर वो विला के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद गाड़ियों का काफिला विला पर पहुंच गया। कार्तिक अपने मन में भगवान को याद किए, हे भगवान, अगर मैं अंदर से बाहर जिंदा वापस नहीं लौटा तो प्लीज अगले जन्म मुझे एक लड़का ही बनाना, क्योंकि इस जन्म में तो लड़का बनकर भी अपने क्रूर बॉस की वजह से मैं सिंगल मार रहा हूँ। प्लीज भगवान मेरी ये मन्नत सुन लेना। और ऐसे ही मन में बड़बड़ाते हुए अंदर की ओर चला गया। निहिर बड़े आराम से अपने एक पैर पर पैर रखकर सोफे पर किसी महाराजा की तरह बैठा था। इस वक्त उसके एक्सप्रेशन से ये नहीं पता लगाना मुश्किल है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। उसके सामने 15 बॉडीगार्ड सर झुकाए खड़े थे, पसीने से लथपथ थे। कार्तिक भी उनके साथ सामने खड़ा था। जैसे बलि का बकरा हमेशा आगे होता है, वैसे ही कार्तिक आगे खड़ा था।
कार्तिक अपना पसीना पोंछते हुए हिम्मत करके आगे बोला, सर वो लड़की, वो इतना ही बोला कि निहिर उसको खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। उसने अपने शब्द सही करते हुए हकलाते लाते हुए, वो मैडम कहीं नहीं मिल रही है। हमने बहुत जगह ढूंढ लिया पर वो हमें कहीं नहीं मिली। निहिर की आंखें सख्त हो गईं। वो चिल्लाते हुए खड़ा हुआ, क्या मतलब है कार्तिक, कहीं नहीं मिली? उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया? उसके चिल्लाने से सारे बॉडीगार्ड्स कांपने लगे। कार्तिक की तो मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, मानो उसके शब्द गले में ही कहीं अटक गए थे। मुझे किसी भी हाल में वो मेरे पास चाहिए, सुन लिया तुम लोगों ने? और चिल्लाते हुए, अगर वो नहीं मिली ना तो अपनी कब्र खोद लो तुम सब। आउट। उसके ये सब सुन सब अपनी जान हाथ में लिए वहां से 9-2-11 हो गए। उनके जाने के बाद निहिर सिगरेट निकालकर अपने होठों पर रखकर सिगरेट के कष्ट लेते हुए बालकनी में खड़ा था और चांद की तरफ देखकर अपने मन में, तुम जहां कहीं भी हो मैं तुम्हें बहुत जल्द ढूंढ लूंगा, और जिस दिन तुम्हें ढूंढ लूंगा ना उस दिन से तुम अपनी जिंदगी के उल्टी गिनती शुरू करना, क्योंकि तुमने निहिर अग्निहोत्री ईगो हर्ट करने की जरूरत की है। निहिर अपने होठों से सिगरेट निकालकर अपने पैरों से मसलते हुए अपने रूम में आ जाता है और अंदर आकर वॉशरूम। मुंबई में रात का समय। धानिश बेड पर लेटा हुआ था और मालवी उसके पास बैठे बैठे किसी सोच में गुम थी। उसको यूं गहरी सोच में खोया देखकर धानिश उसे पूछता है, क्या हुआ मालवी, क्या सोच रही हो तुम? मालवी उसे पूछने पर बुझे मन से कहती है, कुछ नहीं, तुम आराम करो। धानिश उसके उदास चेहरे पर आई उदासी देखकर उसका चेहरा प्यार से हाथ में थामते हुए कहता है, तुम्हें अपने घरवालों की याद आ रही है ना तुम्हें? ये सुनते ही मालवी की आंखों में आंसू भर जाते हैं। धानिश उसके मन की स्थिति को समझते हुए उसे गले लगा उसकी पीठ को सहलाकर शांत करवाते हुए उसे कहता है, डोंट क्राई मालवी, हमारी शादी हो जाएगी तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और तुम्हारे माँ बाप से भी बात कर लूंगा। उनको समझाऊंगा तुमने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर किसी को सजा देना है तो वो मुझे दे, ना कि अपनी बेटी को। मुझे नहीं लगता धानिश, पापा मेरी गलती के लिए कभी मुझे माफ कर पाएंगे। मालवी भरे गले से कहती है। आखिर उसने कोई जानबूझकर घर नहीं छोड़ा था, सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि वो सही और गलत में फर्क समझ नहीं पाई। धानिश उसे अलग होकर उसके चेहरे को प्यार थामते हुए कहता है, तुम उस बात की चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं कैसे भी करके उन्हें मना लूंगा। धानिश के कहने पर मालवी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसका मन भटकने लिए धानिश प्यार उसके चेहरे पर हर हिस्से में किस करता है। जब उसके होठों की तरफ बढ़ रहा था तभी रूम का दरवाज़ा धड़ाम से खुल जाता है। सभी बिना सामने देखे अंदर आते हुए कहते हैं, भाई ये हॉस्पिटल कितने बोरिंग रंग क्यों पेंट? कहते हुए उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उन दोनों को इतना करीब देख सभी झट से अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा भाई, मैं जा रहा हूँ, आप कंटिन्यू करो, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। मालवी झट से धानिश से अलग होकर नजरें झुका दूर खड़ी हो जाती है। उसे काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था। नर्वसनेस में अपने दुपट्टे को उंगलियों में फंसाकर उसे गोल गोल घुमाने लग जाती है। धानिश माथे पर हाथ मारते हुए अपने मन में अफसोस जताते हुए कहता है, कुछ देर ये बाहर नहीं रह सकता, हमेशा गलत टाइमिंग पे टपकता है, पागल लड़का। तविक अपने कदम वैसे ही लेकर वहां से बाहर जा ही रहा था कि तभी उसके कानों पर अपने भाई की आवाज आती है, रुक छोटे। तविक चलते चलते वहीं रुककर अपने भाई को देखता है। धानिश उसे देखकर कहता है, इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और एक नज़र मालवी को देखता है जो शर्म से जमीन नजरें गड़ाए हुए खड़ी हुई थी। मालवी। धानिश आवाज़ सुनकर मालवी नजरें ऊपर करके उसे देखती है तो धानिश उसको आंखों से ही बाहर जाने का इशारा करता है। मालवी को ऐसी मौके में थी, वो जल्दी अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए रूम से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही तविक धानिश पास आकर बैठ जाते हैं, जहां धानिश उसे गंभीरता से पूछता है, निहिर भाई कहाँ है, क्या उन्हें मेरे बारे में पता है? तविक सिर हिलाकर कहता है, हाँ उन्हें पता है, और वो आपसे मिलने के तुरंत बाद किसी काम के सिलसिले में बाहर चले गए। कहाँ गए ये बात तो मैं भी ठीक से नहीं जानता, आप नमित भाई पूछ लिए, शायद उन्हें पता हो। धानिश जल्दी नमित के बारे में पूछता है, नमित भाई कहाँ गए हैं? तविक कहता है, नमित भाई आपके लिए कुछ खाना लाने गए हैं, पर मुझे ऐसे लगता है आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और की ज़रूरत है ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। कहते हुए तविक शरारत से हंसने लगा। धानिश उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए कहता है, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, पढ़ाई पर ध्यान लगाओ अपना, इस बात के लिए अभी तुम छोटे हो। तभी तविक उसे देख कुछ सोचते हुए कहता है, भाई मेरा आपसे एक सवाल था, क्या मैं पूछूं? धानिश बिना किसी भाव से कहता है, पूछो। ये सुनते ही तविक की आंखें चमक उठती है। भाई जब आपने जहर खाया तो आपको कैसा लगा था? क्या आप फुल श्योर थे इसको खाने के बाद मैं मर जाऊंगा?
और करने की बात थी तो आपने उसे अपनी फेवरेट चीज में मिलाकर क्यों नहीं खाई? अगर आपकी जगह मैं होता ना तो मैं उसको अपने मनपसंद चॉकलेट मिल्कशेक में डालकर अच्छे से पीता, ताकि मरने से पहले मैं अपनी मनपसंद चीज खाकर मरता। धानिश को उसका ऊटपटांग सवाल सुन मन कर रहा था कि वो अपना सर यहीं दीवार पर फोड़ ले और साथ उसका भी सर फोड़ दे। उसकी कुछ ना कहने पर तवेक उसे मुंह बनाकर कहता है, बताओ ना भाई, आपने ये कैसे किया? आई एम वेरी एक्साइटेड। धानिश उसे घूर कर चिढ़ते हुए कहता है, मैं जब घर जाऊंगा ना तब मैं तुम्हारे लिए मिल्कशेक बना लूंगा और उसमें जहर डालकर तुम्हें दे दूंगा। तुम खुद पीकर ये बात जान लेना। अब चुप रहो और मेरा दिमाग मत खाओ। धानिश चिढ़ने पर तवेक छोटा सा मुंह बनाकर दांत दिखाते हुए कहता है, अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए। वैसे भी मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है, मुझे तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। अभी तक तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है। मुझे शादी भी करनी है, बच्चे भी पैदा करने हैं, कितने सारे सपने हैं मेरे। अगर इतनी जल्दी मैं मर गया तो मेरी गर्लफ्रेंड विधवा हो जाएगी भाई, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को विधवा होते हुए नहीं देख सकता। उसकी ऐसी बकवास सुन धानिश को मन कर रहा था कि वो हॉस्पिटल से ही भाग जाए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के रूम के बाहर नमित खाना लेने बाहर गया था। वो धानिश के रूम के अंदर जाने लगा था कि उसकी नज़र बाहर उसे मालवी पर जाती है, जो अकेले गुमसुम सी बैठी हुई थी। नमित निहिर जैसा बिल्कुल सही था। भले ही वो सामने से कितना भी सख्त दिखे, पर अंदर से नर्म दिल था और वो औरत की बहुत इज्जत करता था। पर यह डिपेंड करता है कि सामने वाला उससे कैसे बात करे, उस हिसाब से उसका नेचर रहता था। नमित मालवी के मासूम चेहरे को गौर देखे जा रहा था। उसे मालवी इतनी बुरी नहीं लगी, और दूसरी बात ये थी कि उसका भाई इस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिससे नमित को इसे एक्सेप्ट करना होगा। वो उसके सामने खड़ा होकर उसे पूछता है, मालवी, क्या तुमने खाना खा लिया? मालवी अचानक किसी इंसान के सामने आने से हड़बड़ाकर ऊपर देखती है। नमित के चेहरे पर नॉर्मल भाव थे, जिन्हें देखकर मालवी आराम से कहती है, नहीं, मुझे भूख नहीं है भैया। मालवी के अचानक मुंह से भैया निकल गया, जो नमित को सुनकर काफी अच्छा लगा, क्योंकि उनके घर में कोई लड़की नहीं थी जो उन्हें भैया कह सके। क्या मैं आपको भैया बुला सकती हूँ? मालवी थोड़ी सी झिझकते हुए कहने लगी। नमिता बड़े शांत भाव से उसे कहता है, क्यों नहीं, आखिरकार मैं धानिश का भी भाई हूँ, तो तुम्हारा भी भाई हुआ ना। मालवी एक हल्की सी प्यारी मुस्कान के साथ कहती है, थैंक यू भैया। नमित हल्की मुस्कान से उसे कहता है, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात आ गई? और अभी तो तुमने हमें भैया कहा और अभी तुम हमें थैंक यू भी बोल रही हो। एक तरफ भैया बोलकर अपना कहा और दूसरी तरफ थैंक यू बोलकर हमें पराया भी कर दिया। मालवी नमित की बात सुनकर जल्दी गर्दन ना में हिलाकर कहती है, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस। वो इतना ही बोली थी कि नमित बीच में बोल पड़ा, अब सब छोड़ो और कुछ खाना खा लो, तुम्हें भी भूख लगी होगी। उसने अपने हाथ में रखे हुए पैकेट को आगे करते हुए कहा, इसमें खाना है, तुम खा लेना, मैं अंदर जाकर धानिश से मिलकर आता हूँ। मालवी उसके हाथ से पैकेट अपने हाथ में लिया। नमित अंदर रूम में चला गया। नमित दरवाजा खोलकर अंदर आकर धानिश से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी धानिश? धानिश उसे देखकर आराम से कहता है, पहले से भी ठीक है भाई। इतना कहकर धानिश शांत हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। नमित उसके चेहरे के भाव को देखकर उसे पूछता है, क्या बात है धानिश, तुम कुछ टेंशन में लग रहे हो? धानिश अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ठीक करते हुए कहता है, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, निहिर भाई कहाँ है और क्या वो मुझसे नाराज है? नमित उसके सवाल पूछने पर थोड़ा खामोश हो जाता है और उसके बगल में बैठकर आराम से कहता है, धानिश, हमारे बड़े भाई हमसे कितना भी नाराज हो जाएं, लेकिन उनका प्यार इतना है कि वो हमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। तुम्हारी इस हरकत पर उनके दिल को थोड़ी ठेस लगी है और वो थोड़ा नाराज तो तुमसे होंगे, पर ज्यादा मत सोचो, वो तुझे जल्दी माफ कर देंगे। धानिश उसकी बात अफसोस जताते हुए कहता है, भाई आप तो मुझसे नाराज नहीं है ना? नमित उसे प्यार गले लगकर उसकी पीठ सहलाते हुए कहता है, पहले तो मैं बहुत डर गया था तुझे खोने के ख्याल से, लेकिन अब मुझे कोई नाराजगी नहीं है मेरे भाई। धानिश उसके इतने प्यार कहने पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे गले लगा लेता है, जहां तविक का मुंह बन जाता है। आप दोनों तो मुझे भूलकर ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करते ना? नमित और धानिश एक दूसरे से अलग होकर अपना एक हाथ उसकी तरफ फैलाकर कहते हैं, तुझे किसने रोका है छोटे, तू भी आजा। तविक बड़ी स्माइल के साथ तुमसे गले मिलता है। तीनों भाई एक दूसरे गले मिलकर अलग होते हैं। धानिश नमित से कहता है, भाई मुझे आपको कुछ बताना था। नमित उसे कहता है, हाँ बताना धानिश, क्या बात है? धानिश कुछ कहता उसे पहले दरवाजा खोल नर्स अंदर आती है, जो उसे दवाइयां देने आई थी। नर्स उसे दवाइयां देती है। धानिश नर्स के हाथों से गोलियां लेकर खा लेता है।
गोली खाने के बाद वो नर्स वहां से चली जाती है। नर्स के जाने के बाद दानिश सोचता है कि वो नमित से मालवी के प्रेगनेंसी बारे में कल सुबह बात कर लेगा। नमित दानिश के साथ आज अस्पताल में रुकने का सोचता है, जिसे वो तविक को देखकर दानिश से कहता है, मैं तविक को घर भेज देता हूँ आराम करने के लिए, और तेरे साथ आज की रात मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। दानिश नमित की बात सुनकर कहता है, नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप एक काम कीजिए, आप दोनों जाकर घर पर आराम कीजिए, और हो सके तो मालवी को भी आपके साथ ले जाएंगे। वो भी बहुत सफर करके थक गई होगी, और मेरी चिंता करने के लिए अस्पताल का स्टाफ है, डॉक्टर है। आप जाइए और आराम कीजिए। दानिश के कहने पर दोनों भाई रूम से बाहर चले जाते हैं। बाहर मालवी वैसे ही हाथ में पैकेट लेकर बैठी हुई थी, जिसे देखकर नमित उसे पूछता है, मालवी क्या हुआ, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? अगर चाहिए तो मुझे बता दो, मैं लेकर आता हूँ। मालवी उसकी बात सुनकर कहती है, फिलहाल मुझे इतनी भूख नहीं लगी है भैया, अगर भूख लगी थी तो मैं खा लूंगी। नमित उसकी हालात को समझ सकता था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसको अपने साथ चलने के लिए कहा, पर मालवी ने उसे मना करते हुए कहा कि वो यहाँ पर दानिश का ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल में ही रुकेगी। नमित को उसकी बात सही लगी और दोनों भाई मालवी को गुड नाइट कहकर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद दानिश के रूम में आती है तो देखती है दानिश अपने हाथ में मैगजीन की बुक लेकर पढ़ रहा था। मालवी उसके नजदीक गई और उसके हाथ से मैगजीन की बुक छीनते हुए उसको आराम करने के लिए कहती है, सो जाओ, रात हो चुकी है। दानिश मालवी को ये देखकर चौंक कर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो भाई से कहा था तुम्हें घर ले जाने के लिए। मालवी उसे देखकर घूर कर कहती है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर आराम करने के लिए घर चली जाऊंगी? दानिश जल्दी उसे कहता है, देखो मालवी, ऐसी हालात में तुम्हें आराम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम मेरे पीछे भाग दौड़ करोगी तो इसका असर तुम पर और हमारे होने वाले बच्चे पर भी पड़ेगा। मालवी उसके इतना चिंता करने पर उसके बगल में बैठकर कहती है, तुम टेंशन मत लो, बेबी और मैं बिल्कुल ठीक है। कहकर दानिश हाथ को अपने पैंट पर रखकर प्यार से कहती है, और पापा हमारे साथ है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इस बार दानिश उसे गालों किस करते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुमने खाया? मालवी सिर ना में हिलाकर कहती है, मुझे भूख नहीं है। इस पर दानिश हल्का गुस्सा होकर कहता है, तुम्हें पता है ना, अगर तुम भूखी रहोगी तो मेरा बच्चा भी भूखा रहेगा। चलो अब कुछ खा लो, मैं कुछ खाने के लिए मंगा लेता हूँ। मालवी उसे खाना ऑर्डर करने के लिए मना कर दिया और अपने हाथ में पकड़ा पैकेट उसके सामने करते हुए कहा, ये पैकेट मुझे भैया ने दिया था। दानिश कंफ्यूज नज़रों से उसे देखकर कहता है, भैया? कौन भैया? मालवी उसे कहती है, अरे नमित भैया, उन्होंने मुझे ये खाने का पैकेट कुछ देर पहले बाहर दिया था। ये सुनते ही दानिश को बहुत अच्छा लगा कि उसका भाई भी उसके पसंद किए हुए लड़की को एक्सेप्ट कर रहा है। दानिश उसे देखकर कहता है, ठीक है चलो अब खाना खा लो। दानिश के कहने पर मालवी खाना खा लेती है। हॉस्पिटल का कैमरा वीआईपी था, जिसे वहाँ एक बड़ा सा सोफा रखा हुआ था। मालवी जाकर उस सोफे पर बैठ जाती है और एक नज़र दानिश पर डालती है, जो दवाई खाने पर गहरी नींद में सो चुका था। दानिश गहरी सांस छोड़ते हुए सोफे पर जाकर लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर उसे अपनी बहन रावी और अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी। वो यही सोच रही थी कि उसके जाने के बाद उसकी बड़ी बहन ने सब कुछ संभाल तो लिया होगा ना, सब लोग ठीक तो होंगे ना। यही सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे भी पता नहीं चली। मालवी की प्रेगनेंसी की बात सुनकर नमित का रिएक्शन कैसे होने वाला है? निहिर जब मालवी के बारे में पता चलेगा तो क्या वो अपने भाई के खातिर मालवी को स्वीकार कर लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए अगले भाग को। उसकी वो आंखें। दिल्ली में रावी गोलियां इंजेक्शन से बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो चुकी थी और वो औरत अभी भी उसी के साथ बैठी हुई थी। रावी की कमजोर हालत देखकर डॉक्टर ने उसे एक दिन हॉस्पिटल रहने के लिए कहा था। औरत उसी के पास बैठकर उसके चेहरे को निहारे जा रही थी। तभी उस औरत के फ़ोन बजने लग जाता है। औरत रावी को डिस्टर्ब ना हो इसलिए झट से फ़ोन अपने कानों पर लगाते हुए रूम से बाहर चली जाती है। सामने से आदमी की भारी आवाज़ आती है, मालती बेटा, अब कहाँ पर हो? हम और बच्चे कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं, कब तक घर आओगी बेटा? वो औरत उस इंसान के सवाल करने पर आराम से कहती है, पापा मैं ज़रा हॉस्पिटल में आई हूँ। हॉस्पिटल का वो इंसान परेशान होकर कहता है, क्या हॉस्पिटल? लेकिन क्यों हुआ बेटा आपको? आप ठीक तो है ना? वो औरत उस इंसान को शांत करते हुए कहती है, पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं घर आकर आप सब कुछ बताती हूँ। ठीक है बेटा, संभल कर घर आना। सामने वाला इंसान राहत की सांस छोड़ते हुए कहता है, जी पापा।
इतना कहकर वो औरत फ़ोन कट कर देती है और औरत रावी की कमरे में जाकर फिर से एक बार रावी को देखती है। पता नहीं क्या रिश्ता था रावी उसे लेकर। रावी को देखकर वो औरत आगे आई और प्यार उसे चेहरे को हाथ फेरकर कमरे बाहर चली गई और एक नर्स को उसका अच्छे से ख्याल रखने का बोलकर वहां से अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। थोड़ी देर में उस औरत की महंगी गाड़ी एक आलीशान बंगले में गेट पर खड़ी हो जाती है। उस बंगले के ऊपर बड़े अक्षरों में राठी मैंशन लिखा हुआ था। वो औरत गाड़ी से बाहर निकल बंगले के अंदर चली जाती है। वो औरत घर के अंदर दाखिल होती है कि तभी एक लड़का जल्दी से दौड़कर उस औरत के पीछे छुपकर उसे कहता है, मम्मी बचो लो मुझे उस बंदरिया से। लड़का दिखने में 19 साल उम्र का था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, कर्ली हेयर्स, गोरा रंग, पतला सा शरीर। वो औरत उसे कुछ कहती कि तभी उसके कानों पर एक आवाज पड़ी, कहाँ छुपा है चमगादड़ के बच्चे, सामने तो आ जरा। वो औरत उसे दिशा में देखती है जहां सुंदर सी लड़की, जिसकी उम्र उस लड़के जितनी थी, लॉन्ग हेयर, ब्राउन आंखें, थोड़ी गोलू मोलू टाइप। उसने बेबी पिंक कलर का नाइट सूट पहने हाथ में फ्लावर पॉट लेकर लिविंग एरिया में चिल्ला रही थी। वो औरत उसके उस लड़की के गुस्से भरे चेहरे को देखकर तेज आवाज में कहती है, ये सब क्या हो रहा है रीना। वो लड़की जब उस औरत को देखती है तो शिकायत करते हुए उनके पास आ जाती है, मॉम आप आ गई, देखो वो चमगादड़ शक्ल का बच्चा मुझे बंदरिया बोल रहा है। कहते हुए उसकी नज़र उस औरत के पीछे लड़के पर जाती है। चमगादड़ के बच्चे, मम्मी पीछे है, निकल बाहर। कहते हुए वो उसके पीछे फ्लावर पॉट लेकर भागने लगती है। बचाओ मुझे मम्मी, ये बंदरिया की नानी मुझे सच में फाड़ देगा। कहते हुए वो सोफे के पीछे जाकर छिप गया। वहीं सोफे पास एक उधेड़ उम्र का आदमी बैठा उस लड़की से कहता है, अरे बेटा क्या कर रही हो, वो तुम्हारा छोटा भाई है, कोई अपने भाई से ऐसे ही लड़ाई करता है क्या। वो लड़की गुस्से में कहती है, आपको नहीं पता दादाजी, ये हमेशा मुझे परेशान करता है, हमेशा मुझे बंदरिया कहकर चिढ़ाता है, आज तो इसका मैं सर फोड़ दूंगी। तभी वो औरत पीछे चिल्लाते हुए उसके तरह आकर कहती है, बस बहुत हो गया रीना, अपने हाथों से वो फ्लावर पॉट रखो और सोने के लिए अपने कमरे में चली जाओ, रात काफ़ी हो गई है। औरत गुस्से से उस सोफे के पीछे छिपे लड़के की दिशा में देखकर कहती है, ऋषभ मेरे सामने आओ। जो लड़का सोफे के पीछे छुपकर बैठा था वो मासूम सा चेहरा बना सामने आता है और दांत दिखाने लग जाता है, जैसे उसकी मुस्कान देखकर वो औरत पिघल जाए। ये कौन सा तरीका हुआ अपनी बहन से बात करने का, वो तुमसे बड़ी है। वो औरत उसे घूरते हुए कहती है। वो लड़का अपनी माँ के घूरने से डरते हुए कहता है, मम्मी पहले इस बंदरिया ने वो इतना बोल पाया था कि वो औरत उसे घूर कर देखने लगी। वो लड़का अपनी आंखें झपका कर अपनी बातों को सही करते हुए, इस रीना की बच्ची ने पहली बात शुरू की थी, मैं तो सिर्फ उसके कमरे में उसे पूछने के लिए गया था कि आप तक घर आने वाले हो। उस लड़की बात सुनकर औरत अपने एक आईब्रो ऊपर करते हुए हाथ फोल्ड करते हुए उसे कहती है, क्यों तुम्हारे पास तुम्हारा अपना फोन नहीं है तो मुझे खुद कॉल करके पूछ सकते थे, तो फिर तुम्हें अपनी बड़ी बहन के रूम में जाने की क्या जरूरत आ पड़ी। तभी वो लड़की बीच में बोल पड़ती है, मम्मी ये चमगादड़, बस बहुत हो गया तुम दोनों का, बहुत सुन ली तुम लोगों की बकवास, अभी के अभी अपने कमरे में जाओ। वो औरत दोनों को गुस्से से डांट फटकार लगाकर कमरे में जाने को कहती है। वो लड़का उस लड़की को चिप दिखाते हुए वहां अपने कमरे में भाग जाता है और वो लड़की मुंह बनाते हुए हाथ पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। लिविंग एरिया में वो औरत और दादाजी खड़े थे। बच्चों के दादाजी उस औरत के थके चेहरे को देखकर कहते हैं, बेटा तुम उनकी लड़ाई पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम्हें पता है ना वो दोनों लड़ते हैं और फिर एक हो जाते हैं। वो औरत सिर हिलाकर मुस्कुराकर उनके तरफ बढ़ते हुए कहती हैं, हाँ पापा जी, मुझे पता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर हमेशा बिल्ली कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं, पता नहीं इनका क्या होगा। वो आदमी थोड़ी देर पहले की गई फ़ोन की बात कहता है, बेटा कहाँ गई थी आप और अपने फ़ोन पर हॉस्पिटल की बात की थी, सब ठीक तो है ना। उनकी बात सुन उस औरत को रावी चेहरा याद आ जाता है, तो वो उन्हें रावी के एक्सीडेंट के बारे में बता देती है। हालांकि उन्होंने रावी के बारे में सारी बातें नहीं बताई थी। वो आदमी परेशान होकर कहता है, बेटा क्या वो ठीक है ना, उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना। वो औरत शांत भाव से आराम से कहती है, हाँ पापा वो ठीक है, उसे ज्यादा चोट नहीं आई है। वो औरत थोड़ा नर्वस होकर उस आदमी से कहती है, पापा मैं सोच रही थी कि उसे अपने साथ घर लेकर आऊं, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। आज एक दिन वो हॉस्पिटल में रहेगी और कल मैं उसे अपने साथ घर लेकर आऊंगी, पर इससे पहले मुझे आकाश जी से बात करनी पड़ेगी। वो आदमी उसकी ऐसी बात सुनकर कहता है, तुम्हें कब से उसकी परमिशन लेनी पड़ी बेटा, ये घर जितना उसका है उतना तुम्हारा भी है, तुम ज्यादा मत सोचो और उसे अपने घर लेकर आओ, मैं भी उस बच्ची को मिलना चाहता हूँ। उस इंसान की परमिशन मिलते ही औरत खुश हो जाती है और कुछ सोचने लग जाती है। वो आदमी उसे देखकर कहता है, किस सोच में गुम हो मालती बेटा।
वो पापा, उसे देखकर किसकी याद आती है? पता नहीं क्यों, पर उसकी शक्ल उनसे मिलती है। उसकी वो आंखें, उसकी वो मासूमियत हमें किसी की याद दिलाती है। वो आदमी कंफ्यूज होकर उस औरत से कहता है, तुम किसकी बात कर रही हो मालती बेटा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो। वो औरत झट से उस इंसान को बिना देखे कहती है, पापा पता नहीं क्यों मुझे उस लड़की को साक्षी दीदी की याद आती है। वो लड़की बिल्कुल उनकी परछाई है। उस औरत के मुंह से साक्षी का नाम सुनो उस आदमी के आंखों में पानी आ जाता है। वो औरत नजरें ऊपर करके आदमी की तरफ जब दिखती है तो उसे महसूस होता है उसे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। वो जल्दी अपने बात को पलटते हुए कहती है, वो सब बात छोड़िए पापा, क्या आपने खाना खाया? वो आदमी अभी भी ख्यालों में खोया हुआ था। आवाज सुनकर अपने होशो हवास में आता है और कहता है, हाँ बेटा, मैंने और बच्चों ने खाना खा लिया। तुम भी खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने जाओ। वो आदमी अपने आंखों के जज्बात को रोकने के लिए फौरन अपने कमरे की ओर चला जाता है। उस आदमी को जो जाता देख उस औरत को थोड़ा बुरा लगा कि उसको ये बात अभी नहीं करनी चाहिए थी। खैर, वो सारे ख्याल झटकते हुए सर्वेंट को खाना अपने कमरे में लाने के लिए बोल देती है और अपने कदम कमरे की ओर बढ़ा देती है। औरत और वो आदमी और वो दोनों बच्चे किसके हैं? वो औरत का नाम मालती राठी है और उसके 2 जुड़वा बच्चे, एक का नाम रीना राठी और दूसरा का नाम ऋषभ राठी। आकाश राठी मालती के पति का नाम है, फिलहाल के लिए काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। और वो बुजुर्ग आदमी हित राठी, मालती राठी का सुसर। राठी फैमिली पहले से ही रईस है। इनकी भी बहुत सारी कंपनी है, पर इन्होंने अपनी पहचान बहुत ज्यादा सीक्रेट रखी है। बहुत कम लोग इन्हें जानते हैं। इन्होंने जानबूझकर अपनी पहचान सबसे छुपा कर रखी है। क्यों रखी है, ये आगे की कहानी में आपको पता चल जाएगा। अगले दिन हॉस्पिटल में गोलियां के असर के कारण रावी अब तक सो रही थी। कुछ देर बाद उसकी नींद खुल जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके आंखों सामने मालती का मुस्कुराता चेहरा देख देता है, जो उसके बगल में बैठकर उसके बेसब्री से उसका उठने का इंतजार कर रही थी। रावी उसे यहाँ देख हैरानी होकर बोली, अरे आंटी, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह मुझे मिलने आई? मालती उसके सवाल पर सुन मुस्कुराकर कहती है, बेटा, सुबह तो कब की हो गई, अभी तो 11 बज रहे हैं। रावी जब मालती की बात सुनती है तो अपनी नजर यहाँ वहां देखती है तो खिड़की से तेज धूप की किरण तेज हो चुकी थी, जिससे रावी समझ जाती है कि सुबह होकर दोपहर होने को आई है। रावी बेड से उठ बैठ जाती है और झिझकते हुए कहती है, सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता चला, मैं इतनी देर सो रही हूँ और आप मेरा यहाँ पर उठने का इंतजार कर रही थी। मालती रावी की बात सुनकर बड़े प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, गोलियों के असर के कारण आपको नींद ज्यादा आ गई। तो अब बताओ मुझे, तुम्हें कैसे फील हो रहा है? रावी उसके इतने प्यार से पूछने पर मुस्कुराते हुए बोली, अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ आंटी। ठीक है। और अपने साथ लाई हुई बैग रावी के सामने करते हुए कहती है, इस बैग में तुम्हारे लिए कपड़े हैं, जाओ जाकर चेंज कर लो, हमें अपने घर जाना है। रावी मालती की बात सुनकर हैरान भरे नजरों मालती को देखकर बोली, अपने घर? मालती उसके हैरान भरे चेहरे को देखकर आराम से बोली, हाँ बेटा, देखो मुझे गलत मत समझना कि मैंने तुमसे बिना कुछ कहे ये फैसला लिया, लेकिन तुम अभी काफी कमजोर हो और तुम्हारे सिर की चोट भी अभी तक ठीक नहीं हुई है और मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए सोचा तुम्हें अपने घर ले जाकर जाऊं और तुम्हारी ध्यान रखूं। इसके आगे तुम्हारी मर्जी, तुम हमारे साथ आना चाहती हो या नहीं, आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। हम बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। अपनी बात खत्म करके और मालती कमरे से बाहर चली गई। रावी मालती की बात सुनकर सच में पड़ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो अपने खुद के भी घर नहीं जा सकती थी और वो जिसके साथ आई थी उसके बारे में तो उसे कुछ पता नहीं था कि वो कौन है, कहाँ रहती है, उनका नाम कुछ भी उसे पता नहीं था। ऐसे में एक अनजान इंसान के घर जाना क्या सही रहेगा? इस उलझन में रावी पड़ गई। उसके बहुत देर के सोचने बाद रावी ने फैसला किया कि वो मालती के साथ घर जाएगी, पर ज्यादा दिन तक वो उन लोगों पर बोझ बनकर नहीं रहेगी। सोचते हुए हाथ में पकड़े बैग को लेकर कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर में रावी वॉशरूम से तैयार होकर बाहर आई। उसने आसमानी कलर का सीक्वेंस लेस कुर्ता, जिस पर ऊपर व्हाइट कलर के फ्लावर की प्रिंट थी, और नीचे व्हाइट कलर का प्लाजो पहन रखा था, जिसमें वो बहुत प्यारी दिख रही थी। रूम के बाहर वो मालती सोफे पर परेशान सी बैठी थी, क्योंकि बहुत वक्त हो गया था और रावी कभी तक बाहर नहीं आई थी, जिससे मालती यही सोच रही थी कि रावी उनके साथ जाने मना न कर दे। यही सोचकर मालती का दिल बैठा जा रहा था, पर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि उनको इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। तभी दरवाजा ओपन हुआ और रावी बाहर आई। मालती रावी के ख्याल में इतनी गुम थी कि उसे दरवाजा खुलने की भी आवाज नहीं आई। रावी उनके सामने खड़े होकर उन्हें आवाज देकर बोली, आंटी। रावी की मीठी आवाज मालती के कानों पर पड़ते ही, जारी है।
वो बुजुर्ग आदमी साक्षी का नाम लेने पर इतना मायूस क्यों हो गया? कौन है साक्षी और उसे रावी का क्या रिश्ता हो सकता है? क्या राज है राठी परिवार का? जानने के लिए सुनिए। मालती अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने रावी को उसके दिए कपड़ों में पाया, जिसे देख मालती को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि रावी सच में उनके साथ घर जाने के लिए मान गई है। लेकिन ये सच था, रावी उनके साथ चलने के लिए राजी हो गई, जिसे मालती खुश होकर बोली, तुम बहुत प्यारी लग रही हो इन कपड़ों में बेटा। रावी ने भी एक छोटी मुस्कान दी। मालती उसको हाथ पकड़कर बोली, चले? रावी ने हाँ में गर्दन हिलाई और कुछ कदम वो चले ही थे कि रावी चलते चलते रुककर मालती हाथ पीछे खींचकर रोकते हुए बोली, रुकिए आंटी। मालती जिसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी, रावी रुकने से मालती पीछे मुड़कर सवालिया नजरों से देखकर बोली, क्या हुआ बेटा, आप चलते चलते रुक गई? क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? रावी हिचकिचाहट से अपनी बात बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो आंटी, मैंने तो आपका नाम ही नहीं पूछा। ये सुनते ही वो मालती की जान में जान आई, वरना रावी के अचानक रुकने पर मालती को लगा वो उसके साथ जाने से मना कर देगी। मालती आराम से बोली, बेटा मेरा नाम मालती राठी है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। दिल्ली में हमारा घर है, मैं अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ रहती हूँ। आगे बातें हम घर जाकर करेंगे, ठीक है? रावी मालती बात सुन गर्दन हिलाकर बोला, ठीक है। रावी सहमति जताई, पर मालती उसे हाथ को पकड़ हॉस्पिटल बाहर लेकर आई और अपने महंगी कार में बैठकर वहां से घर रवाना हो गई। थोड़ी देर उनकी कार राठी मैंशन के गेट पर रुकी। मालती और रावी गाड़ी से बाहर निकल आए। मालती ने रावी का हाथ पकड़ बंगले की तरफ देखकर बोली, ये हमारा घर है बेटा, आज से तुम हमारे साथ इसी घर में रहोगी, कहकर उसे हाथ को पकड़ घर के अंदर दाखिल हो गई। दूसरी ओर मुंबई में दानिश ठीक महसूस कर रहा था, इसलिए वो हॉस्पिटल में बिल्कुल रुकना नहीं चाहता था। उसने डॉक्टर से कहकर डिस्चार्ज देने के लिए कहा। दानिश की तबीयत ठीक होने से डॉक्टर ने उसे अस्पताल में ना रोककर घर जाने की इजाज़त दे दी। दानिश हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज़ करके रूम में आकर मालवी उठने की राह देखने लगा। कुछ देर में मालवी उठी तो उसकी नज़रें बेंड पर गईं। जहां दानिश बेंड पर बैठा हुआ था, उसने ऑरेंज कलर की प्लेन शर्ट और नीचे ब्लैक कलर की जीन्स पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। मालवी बिला अपनी पलकों बिना झपकाए दानिश देख रही थी। उसके एक टक देखने पर दानिश उसके करीब आकर सोफे पर हाथ को टिका, मालवी के चेहरे को देखकर बोला, पता है मुझे बहुत हैंडसम हूँ मैं, और जिंदगी भर तुम्हें मुझे इसी तरह देखना है, तो अब ज्यादा ऐसे मत देखो वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा, कहकर उसके गालों पर किस करने लगा। तब जाकर मालवी अपने होश में आती है और शर्माते हुए उसे दूर धकेलकर बोली, बेशर्म इंसान। दानिश हंसते बोला, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। मालवी सोफे से खड़ी होकर वॉशरूम में जा रही थी कि तभी उसे याद आया कि उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। वो पीछे मुड़कर कुछ बोलने को हुई कि तभी दानिश बोल पड़ा, मैंने तुम्हारे उठने से पहले कपड़े मंगवाकर वॉशरूम में अंदर रखवा दिए हैं, अब जाओ जाकर जल्दी से फ्रेश होकर आओ। मालवी हाँ में गर्दन हिलाकर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। मालवी के जाते ही तविक और नमित रूम में आ जाते हैं। तविक दानिश को देखकर बोला, क्या बात है भाई, आप तो इतनी जल्दी रेडी हो गए और खुद डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज भी कर ली, इतनी जल्दी यहाँ से भागने की फिराक में हो। चलो अच्छा है, वैसे भी मुझे ये दवाई स्मेल और हॉस्पिटल जरा भी पसंद नहीं, तविक नाक से कुड़ते हुए बोला, और फिर रूम में इधर उधर नजरें दौड़ाकर बोला, भाई वैसे आपकी गर्लफ्रेंड? तविक बोला था कि तभी दानिश उसे घूर कर देखने लगता है। तविक हड़बड़ा अपनी बात को सही करते हुए बोला, मेरे कहने का मतलब है मेरी होने वाली भाभी कहाँ है? नमित जिसे मालवी कमरे ना दिखी तो वो भी दानिश को मालवी के बारे में पूछता है। अरे हाँ दानिश, मालवी कहाँ है? रूम में दिखाई नहीं दे रही, कहीं बाहर गई है क्या? दानिश नमित को देखकर बोला, भैया वो वॉशरूम में फ्रेश होने गई है, अभी रेडी होकर बाहर आ जाएगी। तविक दानिश की बात सुनकर बोला, हाँ भाभी बाहर आने के बाद हम लोग जल्दी घर चलते हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। नमित तविक की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, घर से निकलते ही इतना सारा खाना ठूस खा के आया था, फिर से कैसे तुम्हें भूख लगी? पेट है या कुआं? तविक नमित की बात सुनकर मुंह बनाकर बोला, हाँ तो वो खाना खा के मुझे पूरे 45 मिनट हुए हैं और ऊपर से हॉस्पिटल से रूम तक मैं अपने पैरों से चलकर आया हूँ, तो इन सब में मेरी एनर्जी भी वेस्ट हो गई, तो उसे रिस्टोर करने के लिए मुझे फिर से खाना तो खाना पड़ेगा ना भाई। दानिश तविक की बात सुनकर बोला, तुझे खाने के अलावा कुछ सूझता भी है या नहीं छोटे? बिल्कुल भी नहीं, तविक ने सर सपाट लहजे जवाब दिया।
नमित तविक के सर पर चपेटे लगाते हुए बोला, बैल बुद्धि, जितना मन लगाकर तू खाना खाता है उतना मन लगाकर पढ़ाई भी कर लिया कर। याद है ना भाई की बात? इस बार तेरे रिजल्ट जरा जा भी गिरा तो नेहिर भाई खुद घर से धक्के मारकर लंदन जाकर तुझे भेंक आएंगे। तविक दानिश की बात सुनकर घूरते हुए बोला, हाँ हाँ बस कीजिए, नेहिर भाई का नाम लेकर मुझे डराइए मत, और वैसे भी अभी मैं मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई गुंजाइश नहीं है मेरे मार्क्स कमाने की। दानिश तविक का मजाक उड़ाते हुए बोला, हाँ उसका रिजल्ट हमें 2 महीने बाद खुद से पता चल जाएगा कि तूने कितनी मेहनत से पढ़ाई की है। तविक दानिश की बातों का जवाब अकड़ते हुए देता है, हाँ हाँ देख लीजिए, आपका छोटा भाई आपसे भी ज्यादा होशियार बनेगा और नेहिर भाई जैसा दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बनेगा। तभी सब दुनिया साथ साथ आप लोगों को पता चलेगा कि तविक अग्निहोत्री क्या चीज है। नमित तविक की बात सुनकर बोला, छोटे, चीज नहीं चूजा है तू, अभी रात में सपने देखे जाते हैं ना कि दिन में खड़े खड़े होकर। तविक नमित की बातों पर जवाब देता इससे पहले वॉशरूम का दरवाजा खुला और मालवी रूम में आ गई। मालवी पर्पल कलर सीवलेस कुर्ता और नीचे व्हाइट कलर का जीन्स पहना था। तविक मालवी देखकर खुशी से बोला, भाई देखो भाभी आ गई। हमें दिख रहा है, हम अंधे नहीं हैं। तविक को घूरते हुए बोला। तविक नमित को घूरकर देख दानिश को देखने लगा, जहां वो मालवी को बड़े प्यार से ताड़े जा रहा था। तविक दानिश के नजदीक जाकर उसके कानों में धीरे से बोला, भाई आपकी ही होने वाली बीवी है वो, इतना मत घूरिए वरना भाभी को नजर लग जाएगी। इस बात पर दानिश मालवी से नजर हटा तविक को घूरने लगा। तविक अपने दांत दिखाते हुए, सॉरी लेकिन घर जाकर जितना घूरना है घूर लीजिए, अब चलिए यहाँ से। तविक ने दानिश से। नमित उसकी उतावलेपन को देखकर दानिश से बोला, हाँ चलो दानिश चलते हैं, कहकर नमित आगे बढ़ा था। दानिश उसे रोकते हुए बोला, रुकिए नमित भाई, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है। और फिर तविक को देखकर बोला, छोटे तुम मालवी को लेकर बाहर जाओ और गाड़ी में हमारा इंतजार करो, हम थोड़ी देर में आते हैं, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है नमित भाई से। तविक दानिश को देखकर बोला, पर भाई यहाँ क्यों, हम घर जाकर आराम से बात करते हैं ना। नमित दानिश के परेशान चेहरे को देखकर तविक से सख्त आवाज में बोला, छोटे दानिश जैसा बोल रहा है वैसे करो और जाओ जाकर गाड़ी में हमारा इंतजार करो, हम कुछ देर में आते हैं। छोटा मुंह बनाकर बोला, जी भाई, कहकर मालवी को अपने साथ बाहर ले गया। उसके जाने के तुरंत बाद नमित बोल पड़ा, क्या बात है दानिश, तुम परेशान नजर आ रहा है। दानिश नमित सुनकर परेशान भाव से बोला, भाई वो नेहिर भाई कहाँ है और अब तक कब आएंगे। नमित दानिश की बात सुनकर बोला, नेहिर भाई से मेरी फोन पर बात हो चुकी है और मालवी के बारे में भी बताया है, भाई तुझसे नाराज नहीं है, वो जब मुंबई आएंगे तब हम दोनों की शादी करवा देंगे, अब तू ज्यादा मत सोच, अब चल नीचे चलते हैं। दानिश नमित की बात सुनकर राहत की सांस छोड़ता है और फिर से नमित से कहता है, भाई बात वो नहीं है। नमित सवालिया नजरों से देख बोला, तो क्या बात है दानिश। दानिश एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, भाई वो मालवी प्रेग्नेंट है। नमित दानिश की बात सुनी तो हैरान होकर बोला, क्या मालवी प्रेग्नेंट है, सच कह रहा तू मेरे भाई। दानिश हाँ में गर्दन हिलाकर बोला, हाँ भाई वो सच में प्रेग्नेंट है। नमित उसे गले लगाते उसकी पीठ थपथपाकर बोला, अरे पागल, ये तो खुशी की बात है ना, तो इसलिए इतना परेशान होने की क्या बात आ गई। दानिश को लगा कि उसका भाई उसे डांटेगा या नाराज होगा, पर उसके भाई ने उसे गले लगाया, ये उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। दानिश नमित के बिहेवियर को देखकर हैरान होकर बोला, भाई आप मुझसे नाराज नहीं हो। नमित उसे अलग होकर उसका चेहरा देखकर बोला, पागल, इस बात पर भला कौन नाराज होगा, ये तो खुशी की बात है कि मैं छोटे पापा बन गया और नेहिर भाई बड़े पापा। नमित के चेहरे पर खुशी देखकर दानिश थोड़ा परेशान होकर बोला, भाई आप खुश हो गए, लेकिन मुझे इस बात की टेंशन है कि दादी दादा इस बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे। नमित दानिश के कंधों पर हाथ रखकर बोला, तू उनकी टेंशन मत ले, अपनी दादी है ना, दादा मना लेगी, और नहीं माने तो अपने नेहिर भाई है ना, मैं उनसे बात करूंगा, वो मेरी बात को कभी नहीं टालेंगे, तू ज्यादा मत सोच, और अब नीचे चल, वो दोनों हमारा इंतजार कर रहे हैं। कहकर दानिश और नमित रूम बाहर निकल गए। हॉस्पिटल नीचे तविक अपना हाथ आगे बढ़ाकर मालवी से बोला, हाय माय नेम इज तविक अग्निहोत्री, घर का छोटा और दुलारा बेटा। मालवी भी उसकी बात सुनकर हाथ बढ़ाकर मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान देखकर तविक बोला, भाभी आप बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू बोलकर मालवी शांत हो गई। तविक उसे देखकर बोला, वैसे मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, आप मेरे भाई को कैसी पट्टी। तविक की बात सुनकर मालवी की मुस्कान फीकी पड़ गई, फिर भी वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, हमारी मुलाकात बड़ी कहानी है, कभी फुर्सत में बताऊंगी आपको। तविक ज्यादा फोर्स ना करते हुए बोला, ठीक है भाभी, पर जरूर फुर्सत निकालकर मुझे बताना आपकी स्टोरी।
मालवी ने हाँ कहा और फैमिली के बारे में पूछने लगी। वैसे आपके घर में कौन कौन रहता है? तविक उसकी बातों का जवाब देते हुए बोला, वैसे तो हम 4 भाई और दादी दादा। हम दोनों से तो आप मिल चुके हैं, अब आपको दादी दादा और निहिर भाई से मिलना बाकी है। तविक की बात सुनकर मालवी अपने मन में बोली, क्या दानिश के घर वाले मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे? वो यही सोच रही थी कि तविक उसका चेहरा देखकर बीच में बोल पड़ा, आप यही सोच रहे हैं ना कि हमारी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं? तो आप ज्यादा मत सोचिए भाभी, दानिश भाई है ना, वो उन्हें मना लेंगे। भाई से नहीं हुआ तो हमारी बड़े भाई हैं, उसके फैसला सबको मानना पड़ता है, यहाँ तक कि दादी दादा को भी। निहिर भाई का आखिरी फैसला पत्थर की लकीर तरह बन जाता है। घर में उनकी एक अलग दहशत है। हमारे घर में? मालवी तविक की बात सुनकर बोली, क्या आपके बड़े भाई इतने ज्यादा सख्त हैं? तविक उसकी बात सुनकर अपने मन में बोला, मेरे बड़े भाई हम 3 भाई के लिए भाई हैं, बाकी दुनियावासी के लिए जल्लाद हैं। मालवी उसको सोच गुम देखकर बोली, क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? तविक अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोला, कुछ नहीं भाभी, मैं सोच रहा था भाई अब तक क्यों नहीं आए, ऐसी भी कौन सी बात है जो घर की नहीं की जा सकती थी? तभी तविक की नजर अस्पताल के गेट पर पड़ी, जहां दोनों कुछ बातें करते हुए बाहर आ रहे थे। नमित और धानिश त्वविक को धूप में खड़ा देखा तो उसके पास आकर डांटते हुए बोला, छोटे, मैंने तुम्हें गाड़ी के अंदर बैठकर इंतजार करने को कहा था, ना कि बाहर खड़े होकर धूप में। इतनी सी भी अक्ल नहीं है तेरे दिमाग में? दरअसल नमित को जब पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, इसलिए वो त्वविक पर बरस पड़ा। त्वविक मुंह लटकाते हुए बोला, भाई इतनी छोटी बात के लिए आप मुझे क्यों डांट रहे हैं, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? मालवी को त्वविक के लिए बुरा लगा, इसलिए मालवी बीच में बोली, नमित भैया, मैंने उसे मना किया था और बाहर खड़े रहकर आपका इंतजार करने को कहा था। ये सुन धानिश को गुस्सा आता है। धानिश मालवी को देखकर बोला, मालवी, तुम्हें खुद के बारे में नहीं, किसी और के बारे में सोचना चाहिए। इसे हालत में तुम्हें धूप में खड़े रहने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें तेज धूप से चक्कर आ जाती तो, या फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती तो? बेचारे त्वविक अपने भाई की डांट खाकर शांत खड़ा था और उसके साथ मालवी भी डांट सुन रही थी। त्वविक उनकी बातें सुन रहा था, पर उन सब की बातें उसके सिर के ऊपर से जा रही थी। वो पूछना चाहता था कि धूप में खड़े रहने पर इतना बवंडर क्यों उठा रहा है उसके भाई, पर वो अब कोई डांट नहीं खाना चाहता, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। नमित धानिश को शांत करते हुए बोला, धानिश, अब जाने दे, चलो हम लोग घर चलते हैं। नमित कहने पर सब लोग गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो गए। क्या होगा जब निहिर पता चलेगा मालवी की प्रेगनेंसी के बारे में? क्या अग्निहोत्री परिवार मालवी को एक्सेप्ट कर लेगा? परिवार राठी रावी को देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए अगले भाग को। जब रावी बंगले के अंदर आई तो देखते ही रह गई। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा गोल्डन व्हाइट डायमंड झूमर था। टेबल के नीचे एक बड़ा सा पावर पॉट रखा था जिसके अंदर कई तरह के फूल थे। नीचे रेड कार्पेट और उस पर वो क्रीम कलर के लेदर सोफा उस पूरे हॉल की शोभा बढ़ा रहे थे। रावी ये सब देख रही थी कि उसकी नज़र सीढ़ियों पर गई जो हॉल से होकर दूसरी मंजिल को जोड़ती थी। सीढ़ियाँ दोनों साइड से थी। वैसे रावी जहाँ पहले रहती वो भी एक बंगला ही था, पर इस बंगले से थोड़ा छोटा था। रावी ये सब इतनी खोई थी कि उसका ध्यान ही नहीं गया कि इस पास के काम कर रहे मेड और सर्वेंट उसके खूबसूरत चेहरे को देखे जा रहे थे। मालती उसे बोली, बेटा, हमें तुमसे किसी से मिलना है। किससे आंटी? रावी ने पूछा। अभी बताती हूँ, कहकर मालती अपने बच्चे को आवाज देते हुए बोली, रीना, ऋषभ, कहाँ हो तुम दोनों? नीचे आओ। हालांकि हित की दादी हित राठी जी घर पर नहीं थे, वो अपने दोस्तों को मिलने के लिए बाहर गए थे और जाने से पहले वो मालती को बोलकर गए थे कि वो शाम को घर आएंगे। अपनी माँ की आवाज़ सुन दोनों लड़का लड़की दौड़ते हॉल में आ जाती है। क्या हुआ मम्मी? कहते हुए ऋषभ की नजरें रावी की खूबसूरत आंखों पर चली गई। वहीं रीना रावी की खूबसूरत चेहरा को देखकर कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। इस लड़की की शक्ल कहीं उसने कहीं देखी थी। कहाँ देखी है ये बात रीना को कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा थी। मालती दोनों को देखकर रावी से बोली, रावी बेटा, ये हमारे दोनों बच्चे हैं, रीना और ऋषभ, अपने बच्चों की तरफ उंगली दिखाकर। ऋषभ रावी को देखकर मालती से बोला, मम्मी ये कौन है? मालती रावी की तरफ देखकर ऋषभ से बोली, बेटा, इसका नाम रावी है और ये अब हमारे घर पर हमारे साथ में रहेगी। जब तक ये पूरे तरीके से ठीक नहीं होती तो आप इसे अपनी बड़ी बहन समझकर दीदी कहना, ओके? रीना खुश होते हुए, क्या सच में मम्मी, अब से ये हमारे साथ रहेगी? रीना को हमेशा से ही एक बहन चाहिए थी क्योंकि उसके पागल भाई के साथ हमेशा लड़ाई होती थी। मालती रीना की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा। मालती रावी की तरफ देखकर बोली, बेटा तुम दोनों से बातें करो, मैं किचन में अभी देख कर आती हूँ लंच रेडी हुआ कि नहीं। कहकर मालती किचन में चली गई। ऋषभ रावी के सामने जाकर बड़े प्यार से बोला, क्या आपको गाना गाने आता है? रावी हिचकिचाहट से बोली, नहीं, पर मुझे गाने सुनना अच्छा लगता है। ऋषभ, कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। वैसे आपकी आवाज़ मीठी है, तो आज के बाद ये तय रहा, मैं आपका गुरु और आप मेरा चेला।
रावी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसके जवाब सुनने से पहले ही इस लड़के ने उसको अपना चेला बना दिया। रीना ऋषभ बात सुनकर गुस्से में डांटते हुए बोली, ओ चिमकादड़, अपनी बेसुरी आवाज़ से गाना ना किसी और को जाकर सिखाना, वैसे ही तेरी बेसुरी आवाज़ सुनकर कहीं दीदी घर से भाग जाए। ऋषभ रीना को घूरते हुए बोली, चुप कर बंदरिया, मेरे गाने के बारे कुछ बोला ना तो मुझे सच में बंदर बना दूंगा और पेड़ पर उल्टा लटका दूंगा। रीना चिढ़कर बोली, अगर तूने अपने मुंह से एक बार फिर मुझे बंदरिया कहा ना तो अभी इसी वक्त मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। ऋषभ का मुंह बन गया। रीना रावी तरफ देखकर बोली, दी आपको इस छछूंदर से गाना सीखने की जरूरत नहीं है, आप ना मेरे साथ रहकर मॉडलिया एक्टिंग सीखिए। रावी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उनसे कैसे डील करें। दोनों भी अपनी अलग अलग राय रावी को देते जा रहे थे। रीना अपनी बात जारी रखते हुए, और वैसे भी आप देखने में बहुत खूबसूरत हैं, तो आपको कोई ना कोई पसंद करके अपने मूवी या सीरियल में फाइनल कर ही लेगा। ऋषभ रीना की बातों का मजाक उड़ाते हुए बोला, हाँ, उन्हें देखकर कोई भी उन्हें मूवी के लिए ऑफर कर देगा, पर तेरा क्या बंदरिया, शक्ल तेरी बंदर जैसी और बॉडी भालू जैसी, और ख्वाब देखने चली है मॉडल बनने के। ये सुनते ही रीना को बहुत गुस्सा आया। उसने सोफे से कुशन्स उठाए और उसे मारने के लिए आगे बढ़ी कि तभी मालती बीच में आ गई। रीना से हाथों से कुशन्स छीनते हुए, क्या चल रहा है तुम दोनों का, फिर मना किया एक दूसरे ना लड़ने के लिए। रीना मासूमियत से मालती से बोली, मम्मी, इसने मुझे फिर से बंदरिया कहा और आज तो हद हो गई, इसने मुझे भालू जैसी बॉडी है तेरी कहने लगा। ऋषभ झट से रीना के पीछे की और खुद आगे आते हुए मालती से बोला, मम्मी, मैं इससे बात नहीं कर रहा था, वो तो मैं दीदी को गाना गाने के बारे में पूछ रहा था, तो इस बंदरिया ने अपनी पूंछ बीच में डाली और मुझे चिमकादड़ कहने लगी। मालती का मन कर रहा था वो अपना सर कहीं जाकर फोड़ दें। उनके लाख समझाने पर भी दोनों एक दूसरे से लड़ना नहीं छोड़ते। बस बहुत हो गया तुम दोनों का। ऋषभ, ये कौन सा तरीका है अपनी बहन से बात करने का? हाँ, अभी के अभी रीना से माफी मांगो, वरना आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, मालती सख्ती कहा। ऋषभ अपना मुंह फुलाकर बोला, मैं नहीं माफी मांगने वाला, और वहां से कमरे की ओर चला गया। उसकी जाता देख रीना भी पतली गली से निकल गई, क्योंकि उसे मम्मी से डांट नहीं खानी थी। मालती को अपने बच्चों के हरकत पर थोड़ी शर्म सी महसूस हो रही थी कि उनके बच्चे कहीं पर भी लड़ना शुरू कर देते हैं। वो अपनी बात को रावी बताने जा लगी थी। बेटा, तुम उन्हें दोनों पर ज्यादा ध्यान मत देना, वो ऐसे ही लड़ते रहते हैं, पर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस जताते नहीं हैं। रावी हल्की मुस्कान से बोली, कोई बात नहीं आंटी, और वैसे भी दोनों बहुत क्यूट हैं, आज उन्हें देखकर हमें अपनी बहन की याद आ गई। ये कहते हुए रावी की आंखों के सामने मालवी का चेहरा घूमा। उसका खूबसूरत चेहरा उदास हो गया, जहां उसकी आंखों में पानी भर गया, पर वो पानी उसने अपने आंखों से बाहर नहीं निकाला। मालती ने उसके उदास चेहरे को देखा तो बात को पलटते हुए बोली, चलो बेटा, खाना खा लेते हैं, तुम्हें दवाई भी तो लेनी है ना, चलो कुछ खा लो, फिर अपने कमरे जाकर थोड़ा आराम करना। मालती उसका हाथ पकड़ डाइनिंग टेबल ले आई। टेबल पर बहुत सारी खाने की डिशेस थीं। मालती ने रावी को बैठने को कहा और खुद भी उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। रावी ने देखा कि वो दोनों ही सिर्फ वहां पर खाना खाने बैठी हैं। रावी ने झिझकते हुए बोली, आंटी, रीना और ऋषभ को बुला लीजिए, उन्हें भी भूख लगी होगी। मालती ने एक मेड से कहकर सिर्फ रीना को खाने की टेबल पर बुलाया। पता नहीं क्यों, पर वो रावी मना नहीं कर पाई। रीना चुपचाप आकर कुर्सी पर बैठ गई, पर उसका भाई नहीं था टेबल पर। यह देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। भले दोनों कितनी भी लड़ाई क्यों न हो, पर उन्हें दोनों एक दूसरे के बिगर खाना हजम नहीं होता था। इसलिए रीना ने आराम से मालती से बोली, मम्मी, ऋषभ को भी बुला दीजिए। मालती रीना का मजा लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मना करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है उसे बुलाने की, तुम चुपचाप से अपना खाना खाओ और अपने कमरे में जाओ। रीना अपनी गलती मानते हुए बोली, सॉरी मम्मी, आगे से हम ऐसे नहीं लड़ेंगे, प्लीज मम्मी बुला दीजिए उसे, उसको भी भूख लगी होगी, उसने आज सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं किया था। मालती के मन मन में खुश थी कि उनके बच्चे एक दूसरे के बारे में केयर करते हैं। वो अपने बच्चों को अच्छे जानती थी कि वो एक दूसरे को देखे बिना खाना नहीं खाएंगे, इसलिए उन्होंने रीना को बोला, मैं नहीं उसे बुलाने वाली, अगर तुम्हें जरूरत है खुद जाकर उसे बुलाकर उसे लेकर आओ। मालती की बात सुनकर रीना अपने मन में बोली, उस चिमकादड़ को बुलाना मतलब आ बैल मुझे मार जैसा काम है। ठीक, अभी कर भी क्या सकते, उस चिमकादड़ के बिना मन भी तो नहीं लग रहा मेरा। वो अपनी कुर्सी उठी और ऋषभ के कमरे की तरफ जाने लगी। उसको जाता देख रावी और मालती एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुराईं। ऋषभ अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठा था। उस वक्त उसका चेहरा काफी क्यूट लग रहा था। रीना उसके कमरे में बिना नॉक किए कमरे के घुस गई। ऋषभ मुंह के बल बैठकर पसरा हुआ था। रीना उसे देखकर बोली, ओए चिमकादड़, मम्मी ने खाना खाने के लिए बुलाया है। ऋषभ ने सुना और वैसे ही लेटे रहा। उसको कुछ ना रिएक्ट देखकर रीना ने डेविड स्माइल के साथ से कहा, ठीक है, फिर तेरे हिस्से का चावल की खीर मैं खा लूंगी, और वहां से चली गई। उसके जाते ही खीर का नाम सुनकर ऋषभ की आंखें चमक उठी। झट से खड़ा हुआ और हवा के रफ्तार से भाग के डाइनिंग हॉल में आया। जब वो डाइनिंग हॉल में आया था तो रीना टेबल पर बैठी थी। वो हांफते हुए कुर्सी पर बैठा। मालती ने पानी का ग्लास आगे करते हुए बोली, क्या हुआ ऋषु, तुम इतनी तेज दौड़कर क्यों आए?
ऋषभ मालती की बातें इग्नोर करके बोला, मम्मी खीर कहाँ है? मालती ने उसे खाने की प्लेट आगे की और एक बाउल में खीर डालकर उसके सामने रख दी। ऋषभ बहुत अजीब तरीके से खीर खा रहा था, मानो अगर उसने खीर को 2 मिनट भी छोड़ दिया तो उसकी बहन उस खीर को उससे लेकर खा जाएगी। उसे इस तरह खाता देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। खाना खाने के बाद मालती ने रावी को कमरा दिखाया जो रीना और ऋषभ के कमरे के पास में था। मालती पहले से मेड को बोलकर रावी का कमरा रेडी करवाया था। रावी ने एक नज़र कमरे को देखा। कमरा बहुत बड़ा था, उसके पहले कमरे से भी शायद बड़ा। रावी दवाई खाई और बेड पर लेट गई और आंखें बंद करके सोचने लगी कि 2-3 दिनों में उसकी जिंदगी कितनी बदल गई थी। ये सोचकर फिर से उसके आंखों में पानी आ गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते वो कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। जारी है। कैसा रहेगा सफर रावी का इस नए घर में? क्या रावी उसे रात को कभी भूल पाएगी? जानने के लिए सुनते हैं अगले भाग को। कार घर के मेन गेट पर रुकी। अपने मालिक कार को देखकर सिक्योरिटी गार्ड गेट ओपन किया। नमित कार को मेन गेट अंदर ले गया। मेन गेट पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स काले कपड़े पहन तैनात थे, जिसे देख मालवी की नज़र हैरानी से बड़ी होती जाती है। थोड़ी दूरी पर मालवी नज़र चमचमाती विला के नाम पर गई, जिसमें अग्निहोत्री विला, जो पूरा वाइट मार्बल से बनाया गया था। मालवी उसे देख मन में बोली, इतना सुंदर घर तो मैंने सिर्फ मूवी में देखा है। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, मालवी विंडो से बाहर देख रही थी कि बाहर आजू बाजू छोटे छोटे खूबसूरत पेड़ पौधों हैं। कार ठीक जाकर घर गेट के सामने रुकती है। आसपास खड़ी बॉडीगार्ड तुरंत आगे आकर कार का दरवाज़ा खोल देते हैं। सब गाड़ी से निकलकर बाहर आते हैं। नमित अपने हाथ में पकड़ी हुई चाबी बॉडीगार्ड की तरफ उछालते हुए और ऑर्डर देते हुए बोला, पार्क माई कार इन 2nd फ्लोर। गार्ड्स इसकी बात मानकर वहां से गाड़ी ले जाकर पार्किंग स्लांट में जाकर पार्क कर देता है। अग्निहोत्री हाउस में पार्किंग एरिया बंगले के पीछे था और वहां पर सिर्फ गाड़ियां के लिए 5 मंजिल बिल्डिंग बनाई थी, जहां पर बहुत सारे कार और बाइक कलेक्शन था। मालवी नजरें ठीक सामने बनाया गया एक छोटा फाउंटेन जाती है, जिसके अंदर से पानी का गुब्बारा उछल उछल के बाहर आ रहा था और उसके आजू बाजू स्टैचू लगवाए बनवाए थे। वो नज़ारा देखने में लुभाने वाला था। नमित और तविक अंदर चले जाते हैं। धानिश मालवी को देखता है, जो हैरानी घर निहारने में लगी हुई थी। धानिश उसे देखकर बोला, फुर्सत में घर को देख लेना, अभी अंदर चलो, बाहर धूप। इतना कहकर धानिश कदम घर के अंदर बढ़ा दिए। मालवी धानिश का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान न देकर उसके पीछे चली गई। सब लोग हॉल से होकर अपने कमरे तरफ बढ़ रहे थे। सबके कानों पर रौबदार आवाज आई, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? इतनी देर से कहाँ थे तुम लोग? मालवी, जो सबके पीछे घर को घूर घूर के देखते हुए अंदर आ रही थी, वो वहीं पर खड़ी होकर मुड़ी कर देखने लगी। तीनों भाइयों नज़र उस तरफ चली गई। लिविंग एरिया में सोफे पर एक बुजुर्ग औरत बैठी हुई थी। लाइट ग्रीन कलर की हल्की साड़ी, चेहरे पर जुरिया और थोड़े गुस्से के भाव थे। उस औरत को देखकर नमित और धानिश के चेहरे के रंग उड़ गए। वहीं तविक खुशी ठिकाना नहीं रहा। वो उछलते हुए उसके तरह दौड़ पड़ा। हाय मेरी गुलाबो, आप कैसी हो? आपको पता मैंने आपको कितना मिस किया, कहकर उनके पास आकर प्यार से उनके गाल खींचने लगा। वो औरत गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी छड़ी से तविक पिछवाड़े पर मारने लगी। दूर रहे, दूर हट मुझसे, कहकर तविक दूर करने लगी। तविक दर्द चिल्लाकर साइड होकर बोला, आउच, आह दादी, क्या कर रही हो? लग रही है, आह दादी। ये हैं कल्याणी अग्निहोत्री, चोरों भाइयों की दादी माँ। अपने दोनों बेटों के मौत के बाद इन्होंने ही अपने पोतों को माँ प्यार देकर, बड़े लाड़ प्यार देकर बड़ा किया है। थोड़ी सख्त, थोड़ी नर्म दिल की, पर फिलहाल के लिए अपने पोतों पर गुस्से में है। दादी तविक को घूर के देखकर बोली, मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है तुझे, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। तविक अपने पिछवाड़े को सहलाकर दादी से बोला, आह, क्या हुआ मेरी गुलाबों को, जो अपने ये खूबसूरत गालों को फुलाकर बैठी है? क्यों इतना गुस्सा है मुझसे? कौन सी गलती कर दी मैंने? दादी चेहरे पर गुस्सा लिए हुए तविक से बोली, गुस्सा ना करूं तो क्या पूजा करूं तेरी? कब से तुम लोगों को मैं फ़ोन कर रही थी, पर एक ने भी मेरे फ़ोन कॉल को उठाकर मुझसे बात करनी ज़रूरी नहीं समझी। तविक बिना सोचे समझे दादी जी से बोला, वो दादी, हम लोग हॉस्पिटल में थे ना, इसलिए मैंने आपका फ़ोन नहीं उठाया। उसके जवाब से नमित और धानिश के चेहरे के तोते उड़ गए। नमित ने अपने एक हाथ सिर पर मार लिया। धानिश चेहरे के भाव बिगड़ गए। दोनों का मन कर रहा था कि अपने छोटे भाई को लेकर किसी कमरे में बंद करके खूब पीटे। हमेशा बिना सोचे समझे कहीं पर भी मुंह खोल देता है और काम बिगाड़ देता है। दादी हैरान परेशान सी बोली, क्या क्या कहा तुमने? हॉस्पिटल? पर क्यों? किसकी तबीयत खराब हो गई? किसको क्या हुआ है? दादी कहने पर तविक को रियलाइज हुआ कि वो फ्लो में क्या बोल गया। तविक अपने निचले होंठों दबाते हुए मन में बोला, ओ शिट, मर गया तू क्या बोल तूने गुलाबों के सामने। अब देखना, इस बात के लिए 2 प्यारे भाई जल्लाद का रूप लेकर तुझे किसी कोने में उठाकर पटक देंगे।
कहकर अपनी तिरछी नज़र अपने भाई की तरफ देखकर, जो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर के देख रहे थे, जैसे अभी तविक को बिना मिर्च मसाले से निगल लेंगे। तविक हड़बड़ाकर नज़रें यहाँ वहाँ घुमाई। धानिश, जो नमित के पास खड़ा था, वो धीरे आवाज़ में बोला, नमित भाई, कुछ करिए, नहीं तो इस पागल के मुंह से तो सारी सब सच्चाई बाहर आ जाएगी और उसके साथ हम दोनों को छड़ी से मार मार कर लंगड़ा बना देगी। नमित झिझकते हुए बोला, हाँ तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। दादी तविक के चुप होने से उसे पूछने लगी, बोल बेटा, तू चुप क्या हो, क्यों गए थे हॉस्पिटल में तुम लोग? नमित बात को संभालकर आगे आकर बीच में बोल पड़ा, अरे दादी, इस बेवकूफ़ की बातों पर ध्यान मत दो और ज़्यादा परेशान मत हो। हम जहाँ गए थे वहाँ आज हॉस्पिटल की ओपनिंग सेरेमनी थी, जिसके लिए हमें चीफ गेस्ट बनकर गए थे। कहकर तविक तरफ घूर कर देखकर उसके पैर पर पैर मारते हुए बोला, है ना छोटे, तू यही कहना चाहता था ना? तविक दर्द चिल्लाकर बोला, आह हाँ दादी, नमित भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोगों हॉस्पिटल के ओपनिंग सेरेमनी में चीफ गेस्ट बनकर गए थे। वो तो मेरे मुंह में अचानक हॉस्पिटल का नाम निकल गया, सॉरी। नमित के कहने पर दादी शांत भाव से बोली, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन तुम दोनों 2 दिन से कहाँ थे? मैं कल से तुम लोगों को फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन किसी ने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। पता है, तुम लोगों के फ़ोन ना उठाने पर मेरे मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, कितनी चिंता सताने लगी थी तुम लोगों की। धानिश अपनी दादी के पास जाकर बोला, अरे मेरी प्यारी दादी, हम अभी छोटे बच्चे नहीं हैं और जब तक हमारे साथ हमारे नेहिर भाई हैं तब तक आपको हमारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ना खामखा इतना परेशान मत हुआ करिए। नमित हामी भरते हुए दादी से बोला, हाँ दादी सही कह रहा है, धानिश अपनी बेवजह ही परेशान हो जाती है। तुम लोग नहीं समझोगी मेरी परेशानी को, मेरे लिए तुम अभी भी मेरे छोटे बच्चे ही हो। कहकर दादी धानिश के चेहरे को गौर से देखने लगी। धानिश का चेहरा थोड़ा पीला नजर आ रहा था, जिसे देखकर दादी ने धानिश से सवाल किया, अरे मेरा बच्चे, तेरा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कहकर उसके माथे को छूने लगी। धानिश अपनी दादी का हाथ पकड़ बोला, दादी अम्मा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो तो बस धूप में बाहर से आया हूँ, इसलिए आपको मेरा चेहरा मुरझाया नजर आया है। दादी उसके हाथ पर मारते हुए बोली, चुप कर तू, बचपन से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने, तुझे मैं अच्छे से जानती हूँ। बचपन में जब भी तेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी, तेरा पूरा चेहरा मुरझाया करता था। इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई है तेरी दादी तुम लोगों को ठीक से पहचान न सके। तविक दांत दिखाते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं मेरी गुलाबो, हमारे घर के पीछे वाले बगीचे काम करने वाले शामू काका है ना, उनसे कहकर धानिश भाई के ऊपर झाड़ू के देने वाला पानी थोड़ा इनके ऊपर भी डाल देंगे, फिर देखना इनका चेहरा जो मुरझाई हुआ है वो गुलाबों की तरह खिल उठेगा। इस बात पर दादी नमित हल्के मुस्कुराने लगे। उसका ऊट पटांग जवाब सुन धानिश तविक को घूरते हुए बोला, और उसी बगीचे के बीचों बीच तुझे उल्टा लटका दूंगा और तेरे मुंह के ऊपर पानी डालूंगा, ताकि तेरे चेहरे के साथ साथ तेरी अकल जो धूल मिट्टी से खराब हो गई है वो साफ हो जाएगी। इस बात पर तविक मुंह बना गया। तभी दादी की नज़र मालवी पर गई, जो थोड़ी दूर होकर उनकी बातें सुन जा रही थी। दादी धानिश से अलग होकर आगे बढ़कर बोली, बेटा ये लड़की कौन है? आज से पहले कभी इसको मैंने नहीं देखा। क्या तुम्हारी कोई नई दोस्त है क्या, या फिर कोई मेहमान? मालवी अपनी जगह बर्फ जैसी जम गई। उसको टेंशन हो रही थी, अगर उसके दादी ने उसे अपना नहीं तो क्या करेगी? क्या धानिश भी उसे छोड़ देगा? अगर ऐसा हुआ तो वो अकेली अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? सोचते हुए मालवी अपने उंगलियों को मसलने लगी। धानिश नमित की तरफ जाकर उसे धीमी आवाज में बोला, भाई क्या अभी बता दूं दादी को मालवी के बारे में, या फिर बाद में बता दूं? नमित उसे बोला, अभी बताना ही ठीक रहेगा, बाद में पता चलेगा तब बहुत डांट खानी पड़ेगी। धानिश नमित से बोला, तो क्या करूं, बता दूं भाई? नमित उसे बोला, हाँ बता दे दादे, कुछ नहीं कहेंगी दादी, बता दे। धानिश, सच में बता दो भाई। नमित बोला, हाँ बता दे रे भाई, क्यों जान खा रहा है मेरी? दादी उनके धीरे बात करने से दोनों को देखकर बोली, अरे तुम दोनों क्या एक दूसरे के साथ कुसुर पुसुर बातें कर रहे हो? बताओ भी कौन है ये लड़की? आज से पहले मैंने इसको यहाँ पर कभी नहीं देखा। तुम्हारी कोई नई दोस्त है क्या, या फिर कोई मेहमान? धानिश दादी को देखकर आगे बढ़ा और एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, दादी माँ, ये मालवी है आपकी होने वाली पोता बहू, मतलब मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। धानिश का जवाब सुन दादी हैरान नजरे से कुछ दूरी पर खड़ी मालवी को देखती है, जो दिखने प्यारी लग रही थी और मासूमियत भरी नजरें उनकी तरफ ही देख रही थी। दादी कुछ देर उसे घूर कर देखने के बाद अपने चेहरे पर कठोर भाव लाते हुए मालवी के पास चली जाती है। उनके चेहरे भाव देख मालवी की तो मुंह से शब्द ही बाहर नहीं निकल रहे थे। मालवी को लगा वो पक्का उसे रिजेक्ट कर देंगी। दादी कठोर वॉइस से मालवी से बोली, क्या तुम सच में मेरे पोते से शादी करना चाहती हो?
मालवी घबराहट में सिर्फ अपना सिर हिला देती है। दादी फिर बोली, तो क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? मालवी सिर हाँ में गर्दन हिला देती है। क्या तुम्हें भजन और आरती बोलनी आती है? मालवी फिर से अपना सर ना और हाँ में हिला देती है। घर की सारी काम आते हैं, जैसी झाड़ू लगाना, पूजा, बर्तन, सब आता है तुम्हें? मालवी फिर हाँ में गर्दन हिला देती है। दादी उसके मुड़ी हिलाने पर बोली, क्या तुम गूंगी हो? तुम बोल नहीं सकती इसलिए तुम सिर्फ सिर हिलाया कर अपना जवाब दे रही हो? कहकर दादी नौटंकी करते हुए अपने सिर पर मार कर रहती है। हे भगवान, मेरा धानिश एक गूंगी लड़की से शादी कर रहा है। अब मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इस शादी को? सब जानते हैं कि दादी मालवी की खिंचाई कर रही है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता। तीनों भाई मुस्कुरा रहे थे। मालवी उनकी रिएक्शन देखकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए झट से बोली, जी नहीं, मैं गूंगी नहीं हूं, मैं बोल सकती हूं। दादी मालवी के चेहरे भाव देखकर हंसते हुए बोली, चलो शुक्र है तुमने अपनी जबान तो खोली, और मैं मजाक कर रही थी। मैं देखना चाहती थी कि कब तुम अपनी मीठी आवाज मुंह कब निकालोगी। कहकर मालवी और पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बहुत प्यारी हो तुम, दिखने में भी खूबसूरत हो। मानना पड़ेगा मेरे नालायक पोता मेरे लिए इतनी सुंदर और प्यारी पोता बहू लेकर आया है। मालवी एक हल्की मुस्कान से नीचे झुककर उनके पैर को छूती है। दादी मालवी को कंधों को रोकते हुए बोली, अरे बेटा, लड़कियां पैर नहीं पड़ती, तुम भी मेरे लिए मेरे पोते जैसी ही हो। कहकर दादी उसे गले लगा लेती है। मालवी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी दादी उसको स्वीकार कर लिया है। दादी मालवी से अलग होकर उसे पूछने लगी, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहती हो तुम? मालवी मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम मालवी मेहता है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई आई हूँ। दादी मालवी से बोली, अच्छा बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन है और क्या तुमने अपने घर वालों को बताया है कि तुम धानिश से शादी करने वाली हो? इस बात पर मालवी शांत हो जाती है। धानिश बात को संभालते हुए आगे बढ़कर बोला, दादी माँ, वो मालवी अपने घर को हमेशा छोड़कर मेरे पास आ गई है, क्योंकि इसके पापा जबरदस्ती इसकी किसी और शादी करना चाहते थे, इसलिए वो सब छोड़कर मेरे पास आ गई है। धानिश झूठ कहने पर मालवी उसे हैरानी से देखने लगी। धानिश आंखों से उसे शांत रहने का इशारा किया। दादी मालवी तरफ देखकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जाएंगे और उनको प्यार से समझाएंगे। हमें यकीन है वो जरूर इस शादी के लिए मानेंगे। अब टेंशन मत लो, ठीक है? तभी लिविंग एरिया में एक रोबदाब आवाज आती है। किसके शादी की बात हो रही है यहाँ पर? सबकी नजरें उसे आवाज की तरफ चली जाती है, जिसे देखकर सबके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। जारी है, किसी इंसान की है ये आवाज, जिसे देखकर सबके चेहरे के होश उड़ गए। मालवी के प्रेगनेंसी के बाद दादी को पता चली तो उनका रिएक्शन कैसा रहेगा, जानने के लिए सुनते रहिए अगले भाग को। खानदान में बहू बनने के लायक है। तभी कुछ इंसान को देख अपने मन में बोला, लो आ गए मेरे खलनायक दादाजी, अब ये जरूर भाई के लव स्टोरी में विलन वाले काम करके और शादी रोक देंगे। कहकर तभी एक लाचारी से गर्दन हिलाने लगा। ये है दादाजी, यानी राघवेंद्र अग्निहोत्री, फैमिली के हेड ऑफ। ये दिल के सख्त और कठोर टाइप के इंसान हैं। इन्हें गुस्सा जरा जल्दी आ जाता है। एक वक्त था जब इनके नाम से पूरा शहर डर से कांप उठाता था। इनके बहुत से कनेक्ट अंडरवर्ल्ड में थे और वो उनके साथ काम भी किया करते थे, पर अपने दोनों बेटों की मौत के बाद उन्होंने वो सारे काम छोड़ दिया। इनकी असलियत सच सिर्फ निहीर नमित को पता है। वहीं नमित धीरे बुदबुदाया, लो गई भैंस पानी में, अब हो गई शादी कल्याण। धानिश नमित की बात सुनकर लाचारी नजरों से नमित की तरफ देखने लगा। नमिता उसे आंखों से शांत रहने का इशारा करता है। दादाजी सबको घूरते हुए दादी जी के पास आकर मालवी को घूरते हुए बोले, कल्याणी जी, किसकी शादी की बात कर रही थी और ये लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ खड़ी है? दादी मालवी को देख हल्की मुस्कान से बोली, अरे ये लड़की आपकी होने वाली पोता बहू है। धानिश ने ये लड़की अपने लिए पसंद की है और वो इस लड़की से शादी करना चाहता है। दादी की बात सुनकर दादाजी का चेहरा एकदम कठोर हो जाता है। वो दादी जी पर गरजते हुए बोले, क्या क्या बकवास कर रही हो आप? धानिश किसी भी सड़क छाप लड़की को लेकर आ जाएंगे और हम इसे अपनी घर की बहू बनकर स्वीकार कर लेंगे? आपकी अकल पर पत्थर गिर गए हैं क्या? आपने सोच भी कैसे लिया हम इस बात के लिए राजी हो जाएंगे? उनके सख्त मिजाज को देखकर मालवी का चेहरा उदास हो गया। उसे यकीन हो गया धानिश दादाजी इस शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे, जिसे सोचते ही उसकी आंखों में नमी तैर गई। तवीक और नमिता को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके दादाजी दादी से इस लहजे बात कर रहे हैं। वहीं धानिश को दादाजी की बात पसंद नहीं आई। वो बीच में बोल पड़ा, दादाजी, मैं मालवी से ही शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसके बिगैर नहीं रह सकता। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे वही चाहिए। दादाजी गुस्से से, धानिश, अपनी जुबान पर लगाम दो।
तुम्हारी इस जिद को हम बिल्कुल पूरा नहीं करेंगे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कहने की? बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें कोई गुड़िया चाहिए खेलने के लिए। दादी उनके चेहरे के गुस्से को देखकर शांत होकर बोली, अरे आप क्या गुस्सा कर रही हो और क्या दिक्कत है इस लड़की में? कितनी प्यारी लड़की है। हमारे धानिश को इस जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। दादाजी दादी को देखकर दांत पीसते हुए बोले, आप तो चुप रहिए कल्याणी। आपको तो हमारे खानदान के कुछ पड़ी नहीं है। समाज में हमारी एक अच्छी खासी इज्जत है। क्या ये लड़की हमारे खानदान को सूट करेगी? क्या इसका परिवार हमारे हैसियत के बराबर है? क्या ये अपने खानदान में बहू बनने के लायक भी है? देखो इसे ठीक से, शक्ल और पहनावे से ये मिडिल क्लास की दिखती है। हैसियत का नाम सुनकर दादी को गुस्सा आ गया। वो दादाजी को देखकर बोली, बस कीजिए आप, जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हो आप। और किस हैसियत की बात कर रहे हैं आप? जब आपका रिश्ता आपकी माँ हमारे घर में लेकर आई थी तब हम भी आपके हैसियत के बराबर नहीं थे, फिर भी हमारी शादी हुई ना। हैसियत नहीं थी हमारी इतने बड़े खानदान में शादी करने की, फिर भी हम इस घर में बहू बनकर आए ना। फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है इस रिश्ते से? दादाजी चिढ़कर बोले, तब की बात अलग थी और आज की बात अलग है कल्याणी जी। आज हमारे खानदान की इज्जत बहुत बड़ी बन चुकी है। हर बड़े घर की लड़कियां हमारे बेटों से शादी करने के लिए ख्वाब देख रही हैं। कोई आम लोग हमारे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता और आप इस साधारण देखने वाली लड़की को अग्निहोत्री खानदान की बहू बनाना चाहती हो। इस बात के लिए हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। मालवी ये सब सुनकर रोना आ रहा था, पर उसने अपने आंसू अपनी आंखों में ही छुपा कर रखा हुआ था। धानिश को अब रहा नहीं गया, क्योंकि उसे डर था इस खानदान के चक्कर में दादाजी नहीं माने तो क्या होगा। इसलिए उसने मालवी के प्रेगनेंसी के बारे में बताना ठीक समझा। धानिश खुद को नॉर्मल किया और शांत भाव से दादाजी को बोला, दादाजी मुझे आपको कुछ ज़रूरी बात करनी है। दादाजी धानिश को देखकर तेज आवाज़ में बोले, अगर तुम्हें इस लड़की से शादी के बारे में बात करनी है तो हम इस बात की कभी भी इजाज़त नहीं देंगे। तुम भूल जाओ कि इस लड़की से तुम्हारी हम शादी करवाएंगे हम। धानिश अपनी बात को जारी रखते हुए बोला, दादाजी हमने अगर आपको कुछ ऐसी सच्चाई बता दी तो उसके बाद आप खुद हमारी शादी मालवी से करवा देंगे, वो भी बिना किसी झिझक के। दादाजी दादी सवालिया नज़रों से देखने लगे। दादी जी उससे बोली, जो बोलना है साफ साफ बोलो बेटा, और किस सच्चाई की बात कर रहे हो तुम? धानिश गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी हिम्मत जुटाते हुए बोला, दादाजी मालवी हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है। उसकी ये सुनकर नमिता को छोड़ बाकी सबको एक तेज झटका सा लगा। सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। 1 मिनट के लिए वहां पर खामोशी छा गई। कुछ खामोशी को तोड़ते हुए दादी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी बोली, क्या बात कर रहे हो धानिश बेटा? क्या सच में मालवी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है? धानिश हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ दादी माँ, मैं सच कह रहा हूँ। इसलिए मैं इसे अपने घर लाया हूँ ताकि आप लोग जल्दी हम दोनों की शादी करवा दें। तवीक अपने मन में खुश होते हुए बोला, अरे वाह, मेरे भाई तो काफी फास्ट निकला। शादी की गुड न्यूज़ से पहले बच्चे की गुड न्यूज़। पर बच्चों की गुड न्यूज़ सुनकर वो दोनों भाई ज्यादा खुश हो गए कि उनके घर में कोई नन्ही या मुन्नी कोई मेहमान आने वाला था। वहीं दादाजी के दोनों भौहें आपस में सिकुड़ गई। वो धानिश को देखकर गुस्से में बोले, नालायक, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? तुझे जरा भी ख्याल नहीं आया अपने खानदान का नाम मिट्टी में मिलाते हुए? वहीं दादी खुश होते हुए दादाजी से बोली, आप चुप करिए, क्या डांट रहे हो मेरे बच्चे को? इसने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, मैं तो बहुत खुश हूँ। मरने से पहले अपने पर पोती पोता का चेहरा देख पाऊंगी। कहकर दादाजी को देखकर बोली, अब आप भी सुन लीजिए, ये शादी कल ही होगी। हम नहीं चाहते कि मालवी की सच्चाई लोगों तक पहुंचे और आगे जाकर लोगों को हमारे ऊपर उंगलियां उठाने का मौका मिले, इसलिए ये कल ही शादी होगी। दादाजी इतने गुस्से थे कि वो कुछ न बोलकर सबको घूरते हुए वहां से चले गए। उसके जाने से धानिश बोल पड़ा, दादी इतनी जल्दी सब कैसे होगा? और दादाजी कुछ न बोलकर यहाँ से चले गए। दादी धानिश को शांत करते हुए बोली, बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, वो बुढ़ापे में थोड़े सठिया गए हैं। वो शादी के लिए मान जाएंगे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि हमारे खानदान की भलाई किस में है। तुम ज्यादा मत सोचो, शादी की तैयारी करो। कहकर दादी मालवी के पास आई और उसका चेहरा देखकर बोली, बेटा तुम दादाजी के बातों को दिल ज्यादा पर मत लेना, वक्त के साथ वो भी तुम्हें अपना लेंगे। अब तुम जाकर आराम करो, इतनी देर तक तुम्हारा यहाँ खड़ा रहना ठीक नहीं है। तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाना भेज देते हैं। दादी मेड को बुलाकर मालवी को कमरे ले जाने को कहती है और साथ ही साथ उसके लिए खाना ले जाने का भी ऑर्डर करती है। मालवी एक नज़र धानिश को देखती है। धानिश शांत भाव से उसको अपनी पलकें झपकाते हुए इशारा करता है कि वो आराम से कमरे में जाए। मालवी के जाने के बाद दादी नमिता की तरफ देखकर बोली, नमित बेटा, शादी की जिम्मेदारी हम तुम्हें देते हैं। अपने भाई की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? नमित सिर हिलाकर बोला,
जी दादी, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगा। तवीक नमित की बात सुनकर बोला, पर भाई आप एक ही दिन में इतनी सारी सब तैयारी कैसे कर लेंगे? नमित उसे मुस्कुराकर बोला, तू उसकी चिंता मत कर छोटे, मैं सब देख लूंगा। तू सिर्फ एक मेरी मदद कर देना कि मेहमान के खाने का मेन्यू में क्या क्या रखना है, क्योंकि खाने के अलावा तेरे दिमाग में कुछ नहीं आता ना, तो उसी में तू मेरी मदद कर देना। तवीक मुंह बनाते हुए बोला, देखा दादी माँ, भाई कैसे मेरे खाने पे नजर डाल रहे हैं, आप कुछ कहिए ना इन्हें। दादी नमित की तरफ देखकर आंखें दिखाते हुए बोली, चुप कर नमित, क्यों मेरे बच्चे के खाने को नजर लगा रहा? माना कि आधे बारातियों का खाना मेरा बच्चा अकेला खा जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने छोटे भाई के खाने को नजर रखो। ये सुनने के बाद तवीक को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दादी उसकी साइड ले रही है या खुद उसका मजाक बना रही है। वहीं दानिश को दादाजी से बोला, दादी माँ, मैं निहीर भाई के बिगर ये शादी नहीं करूंगा। दादी उससे बोली, हाँ तो मैंने कब कहा है उसके गैरहाजिरी में तेरी शादी करे देंगे? उसके गैरहाजिरी में तो इस घर का एक पत्ता भी यहाँ से वहाँ नहीं हिलता, तो तूने कैसे सोच लिया उसके बिना तेरी शादी होगी? मैं उस नालायक को फोन करके बुला लूंगी, हमेशा अपने कामों में बिजी पड़ा रहता है, अपनी दादी से भी बात करने की फुर्सत नहीं है उसको, कहकर नमित से कहा, नमित जरा अपने भाई को फोन लगा, देख वो शहर में है कि नहीं। नमित झट से जेब से फोन निकालकर निहीर को कॉल करते हैं। 2-3 रिंग जाने के बाद भी दूसरी तरफ फोन नहीं उठाया गया। नमित बोला, शायद भाई काम में बिजी है, दादी आप फिक्र मत करिए, उनसे बात नहीं हुई तो उनके असिस्टेंट से बात कर लूंगा, वो भाई को इन्फॉर्म कर देंगे। दादी लाचारी से गर्दन हिलाकर बोली, उस नालायक को जरा भी अकल नहीं है, आज जहां पर उसकी शादी होनी चाहिए थी, आज वहीं पर उसके छोटे भाई की शादी हो रही है, पता नहीं ये कब शादी करेगा। नमित अच्छे से जानता था कि उसका भाई लड़की को जरा भी पसंद नहीं करता था, फिर भी दादी के तसल्ली के लिए वो बोल देता है, दादी आप ज्यादा मत सोचिए भाई के बारे में, वो खुद कोई ना कोई लड़की ढूंढ लेंगे और जब उन्हें शादी करनी होगी कर लेंगे। दानिश नमित की बात सुनकर बोला, हाँ दादी माँ, नमित भाई सही बोल रहे हैं, चलिए आप मेरे साथ में आपको अपने कमरे छोड़ देता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। दादी के जाने के बाद नमिता तवीक को लेकर तैयारियों में लग जाता है। दूसरी तरफ राठी मैंशन में शाम के वक्त रीना और ऋषभ के दादाजी हित राठी घर आ गए थे। मालती और हिज्जी हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। हित राठी मालती से बोले, तो कब आने वाला है आकाश? रीना और ऋषभ के डैड। मालती उनसे बोली, उन्होंने कहा है उनकी डील फाइनल होने के बाद वो 2-3 दिन में आ जाएंगे। हित राठी चाय पीते हुए बोले, ठीक है। अच्छा तुम जिस लड़की की बात कर रही थी वो कहाँ है? क्या तुम उसे घर लेकर आई हो? मालती चाय का कप नीचे रखते हुए बोली, हाँ पापा जी, वो अपने कमरे में आराम कर रही है, क्या आप उससे मिलना चाहते हैं? रुकिए मैं अभी उसे बुला कर आती हूँ। हित राठी मालती को रोकते हुए बोले, अरे नहीं रहने दो बेटा, वो अपने कमरे आराम कर रही होगी, बाद में हम मिल लेंगे। मालती सिर हिलाकर बोली, ठीक है पापा जी। तभी मालती की नज़र सीढ़ी से नीचे आ रही रावी पर गई, जहां उसके साथ रीना ऋषभ भी खड़े थे। मालवी एक नज़र रावी देखकर दादी को देखकर मुस्कुराते हुए, लो पापा जी, आप जिसके बारे में पूछ रहे थे, देखिए वो आ रही हैं, कहकर मालती खड़ी हो गई। हित राठी रावी के ऑपोजिट डायरेक्शन में सोफे में बैठे थे, इसलिए पीछे से कौन आ रहा ये दिख नहीं रहा था, पर जब रावी उनके नज़रों के सामने आई तो हित राठी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन्हें अपनी आंखों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था, जो वो देख रहे हैं वो सच्चा ही है या उनकी गलतफहमी जारी है। आखिर हित राठी रावी को देखकर इतने हैरान क्यों हो गए? क्या राज होगा इन सब के पीछे? क्या दानिश दादाजी इस शादी के लिए मान जाएंगे? जानने के लिए सुनिए अगले भाग को। मालती रावी ने पास आकर उसे पुचकारती है, अब आपको आराम करके कैसा लग रहा है? और आपको यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना बेटा? रावी उनकी इतने प्यार से पूछने पर मुस्कुराकर कहती है, नहीं आंटी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, आराम करने के बाद मैं पहले से भी बेहतर महसूस कर रहा है। रावी का ध्यान अभी तक हित राठी पर नहीं गया था, इसलिए उसने नहीं पता था कि हित राठी उसे देख रहा है। मालती उसकी बात सुनकर बोला, आप यहाँ पर बैठिए, हम आपके लिए चाय बनवा कर लाते हैं। रावी मालती को रोकते हुए बोली, अरे आंटी, आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है, मैं खुद सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मालती उसे देखकर बोली, बेटा इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात आ गई? आप भी हमारे लिए हमारी बेटी समान हो, आप बैठिए, हम अभी 2 मिनट में चाय बनाकर लाते हैं। रावी फिर मालती से बोली, आंटी मैं भी आपके साथ आ जाऊं, मुझे भी आपका किचन देखना है। मालती रावी से बोली, बेटा इसमें पूछने वाली कौन सी बात आ गई? आपका जब भी मन करे तो किचन में जाकर खुद के लिए कुछ भी बनाकर खा सकती हो, और इसके लिए आपको किसी की भी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रावी ने जवाब में एक हल्की मुस्कान दी। मालती उसे अपने साथ लेकर किचन की ओर चली गई। उनके जाने के बाद रीना और ऋषभ अपने दादू के पास आकर अगल बगल बैठ जाते हैं। रीना अपने दादाजी से शिकायत करते हुए बोली,
दादू, आप कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? मैंने आपको कितना ढूंढा, पर आप मुझे कहीं नहीं मिले। दादी, जिनका ध्यान अभी आंखों से ओझल हुई रावी पर था, रीना की आवाज से वो होश में आकर उसे कहते हैं, हाँ हाँ बेटा, क्या कह रही थी तुम? ऋषभ उनके चेहरे के भाव देखकर मन में बोला, ये दादू को क्या हुआ है, और वो रावी दीदी को इतना घूर कर क्यों देख रहे थे, जैसा कोई भूत प्रेत आत्मा को देख लिया हो। रीना भी अजीब नजरें दादू को देखकर बोली, दादू, आपको क्या हुआ और आपका ध्यान कहाँ है? मैं कब से पूछ रही हूँ कि आप कहाँ चले गए थे, वो भी इतनी सुबह सुबह। दादाजी रीना को जवाब देते हुए बोले, बेटा, वो मैं अपने दोस्त से मिलने गया था, कोई ज़रूरी काम था, इसलिए सुबह सुबह चले गए। सॉरी बेटा, हम तुम्हें बिना बताए चले गए। ऋषभ रीना की बात सुनकर तंज खींचते हुए बोला, कोई बात नहीं दादू, और वैसे भी इस रीना बच्ची को कुछ काम नहीं रही रहता। सुबह सुबह इसको अपनी बकवास बातें करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, इसलिए ये आपको ढूंढ रही थी और कुछ नहीं, और इस बंदरिया को सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीना उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, ओ चिमका दंड, तू ना अपना छोटा मुंह मेरे सामने कम ही खोला कर, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी, फिर अपनी टूटे हुए मुंह से अपना बेसुरा गाना गाते रहना और लोगों को सुनाते रहना। ऋषभ चिढ़ते हुए घूरकर रीना से बोला, बंदरिया, तुझे कितनी बार कहा है, मेरे गाने को लेकर तूने कुछ भी कहा ना तो सच में तेरी शक्ल बंदर जैसी बना दूंगा, और वो भी तेरी ही मेकअप किट से, जिसे लगाकर तू कुछ हद के लिए लड़कियों की तरह दिखाई देती है। हित राठी उनका झगड़ा देखकर उन्हें शांत करते हुए बोले, अरे अब बस भी करो तुम दोनों, जब ही देखो तभी तुम्हें एक दूसरे से लड़ना रहता है, जैसे घर नहीं कोई कुश्ती का मैदान हो। और रीना बेटा, तुम ये किस तरह से ऋषभ से बात कर रही है? हाँ, वो आपका छोटा भाई है, कभी तो अपने छोटे भाई से तमीजी से बातें कर लिया कीजिए। तुम अगर इसी तरह से उसे बात करती रहोगी तो वो भी तुमसे ढंग से कभी बात नहीं करेगा। रीना नाक सिकोड़ते हुए बोली, दादू, मैंने ना बहुत कोशिश की कि इस छनछुंदर से प्यार से बात करूं, पर यह हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है कि मेरे अंदर का शांत बैठा हुआ शैतान इसकी बातों से बाहर आ जाता है। ऋषभ उसे चिढ़ाते हुए बोला, हाँ, तेरे शब्द सुनकर मुझे स्वर जैसी फीलिंग आती है, जो तेरी बातों का मैं जवाब अच्छा बनकर ना दूं। दादी फिर से लड़ाई होने अपना माथा पीटते हुए बोले, अब चुप हो जाओ, वरना तुम्हारी मम्मी सुन लिए तो दोनों को अच्छी खासी डांट पड़ेगी, और हमसे उम्मीद मत करना मैं बचाने के लिए बीच में कुछ बोलूंगा। ऋषभ रीना को देखकर मुंह बनाते हुए लीना को खींच साइड करके खुद दादू पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है, वैसे दादू, मुझे आपको कुछ बताना है। हित राठी को पता था कि वो रावी के बारे में बोलने वाला है, फिर उन्होंने ऋषभ को ऐसे जाहिर किया जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। तो देर किस बात की है मेरे बच्चे, बताओ क्या बताना चाहते हो? ऋषभ होंठ पे मुस्कान लिए बोला, हमारे घर पर कोई नया मेहमान आए हैं, और आपको पता है वो ना बहुत सुंदर दिखती है, और मैं जल्द ही उन्हें गाना गाने भी सिखाने वाला हूँ। दादी जी उसके सर पे चपेट लगाते हुए बोले, उल्लू के पट्टे, पहले खुद ठीक तरह से गाना गाना सीखना, फिर उनको सिखाने के लिए बैठ जाना, तेरे खुद के सुर कहीं और ताल कहीं और होते हैं। इस बात पर रीना जोर जोर से हंसने लगी। ऋषभ छोटा सा मुंह बनाते हुए उनसे बोला, क्या दादू, आप भी मेरे गाने का मजाक बना रहे हो? एक बंदरिया कम थी क्या जो आप भी उसकी साइड लेकर मेरा मजाक बना रहे हो? हित राठी उसे समझाते हुए बोले, बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा, अगर तुम सच में एक अच्छे सिंगर बनना चाहते हो तो उस गाने की गहराई तक जाकर सीखो, ना कि सिर्फ गाना चाहते हो इसलिए तुम सिखाना चाहते हो, इस बात में कोई मतलब नहीं रहेगा। और हमारा ये ख्याल सिर्फ गाने के बारे में नहीं है, जिंदगी में कुछ भी मुकाम हासिल करना हो तो उसके लिए उस काम की गहराई तक जाना पड़ता है, तभी जाकर तुम कुछ सीख पाओगे। ऋषभ रीना चुपचाप से उनकी बातें सुन जा रहा था। तभी वहां पर मालती और उसके पीछे रावी हाथों में चाय की टे लेकर रीना और ऋषभ के पास चली जाती है। मालती रावी के हाथों से चाय की टे लेकर टेबल पर रख देती है। रावी की नजर जब हित राठी पर चली जाती है तो उसे लगता है कोई मेहमान घर पर आए होंगे, इसलिए वो जहां जाने के लिए मुड़ती है तो मालती उसे रोक लेती है। अरे बेटा, कहाँ चली आप यहाँ पर रुकिए, आपको किसी से मिलना है। मालती दादाजी को देखकर रावी से बोली, ये हमारे पापा जी हैं, रीना और ऋषभ के दादू, और आज से ये आपके भी दादू हुए, आप भी इनको दादू कहना, ठीक है? रावी मुस्कुराते हुए देखकर आगे बढ़ पैर छूते हुए आशीर्वाद लेती है। हित राठी के मन में बहुत से सवाल उमड़ रहे थे, फिर उन्होंने सारे बातों को इग्नोर करके उसके सर पे प्यार से हाथ फेरकर आशीर्वाद लेते हुए बोले, जीती रहो मेरी बच्ची। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बच्चा? रावी खड़ी होकर बोली, जी मेरा नाम रावी है। दादी जी बोले, बड़ा ही प्यारा नाम है आपका, बिल्कुल आपकी तरह। आज से हम भी तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली के जैसे हैं, तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बिना किसी झिझक से हमसे बात करना।
दादू का यूं अपनेपन से कहे हुए शब्द रावी को अपने घर की याद दिलाता है। जब वो अपने घर में थी तो उसकी दादी हर बात के लिए उसे खरी खोटी सुनाती थी। जब भी रावी किसी चीज पर अपना हक जताने की कोशिश करती तो उसकी दादी हमेशा उसकी बेइज्जती किया करती थी। उन्होंने कभी रावी से प्यार से बात तक नहीं की और आज वो एक ऐसी फैमिली में आई है जहां पर प्यार और सम्मान दोनों ही मिल रहे थे। ये सोचकर उन्होंने आंखें में पानी आ गया। रावी आंखें में पानी देखकर दादाजी बोले, क्या हुआ बेटा, आप क्यों रो रही हो? मैंने कुछ गलत लगता है कह दिया क्या? अगर हमने कुछ गलत बोल दिया हो तो हमें माफ करना, हम तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहते थे। रावी सिर ना में हिलाकर बोली, अरे नहीं नहीं दादाजी, वो बस हमें अपने परिवार की याद आ गई थी, इसलिए मेरी आंखों में पानी आ गया। आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए, आप हमसे बड़े हैं, माफी तो हमें मांगनी चाहिए, हमारे वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ रही है। मालती झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए रावी से बोली, खबरदार, तुमने दूसरी बार भी तकलीफ की बात की तो हम फिर से आपको उसी हॉस्पिटल में छोड़कर आ जाएंगे और तुमसे नाराज हो जाएंगे। रावी मालती को गंभीर चेहरा देखकर बोली, सारी आंटी, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। आज के बाद हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे आपको हर्ट हो, हमें माफ कर दीजिए। मालती को उसकी मासूमियत पर प्यार आ रहा था। वो सिर पर फेरते हुए बोली, बेटा, आज के बाद तुम अपने आप को पराया बिल्कुल मत समझना, खुद को कभी अकेला मत समझना, इसे अपना ही घर समझना। हम वादा करते हैं आपको इस घर में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। दादी हामी भरते हुए बोले, बिल्कुल सही कह रही है मालती बेटा, हम तुम्हें किसी चीज की कमी पड़ने नहीं देंगे। खुशी जताते हुए बोले, तो ये तय रहा, आज से हमारे 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे होंगे और हमें पता है कि हमारी नई बच्ची हमें शिकायत का मौका नहीं देंगी। इतने प्यार करने वालों को मिलकर रावी अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाई और खुशी से उसके आंसू गालों से छलकने लगे, जिसे देखकर ऋषभ नॉटकीन करते हुए बोला, बस कीजिए रावी दी, नहीं तो कल के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर हमारी फैमिली की फोटो छपी होंगी और उसके नीचे बड़े अक्षरों में न्यूज होगी, एक लड़की के रोने की वजह से राठी मैंशन में आ गई बाढ़ और उस बाढ़ में बह गई पूरी की पूरी राठी फैमिली। उसकी बात सुनकर रावी के होंठ पे मुस्कान तैर गई। रीना रावी तरफ देखकर बोली, हाँ दी, आप प्लीज रोइए मत, देखिए आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आज से हम एक ही फैमिली के मेंबर हैं और उस नाते आप हमारी बड़ी बहन हो, तो छोटी बहन को आप अपने गले नहीं लगाएंगी? ये सुनते ही रावी ने अपने बाहें फैलाई। रीना खुश होते हुए रावी के गले मिली। रावी के साथ साथ रीना को उसे गले लगाकर एक अलग खुशी मिल रही थी। रीना को हमेशा ऐसा लगता था कि कोई उससे बड़ा हो और वो हमेशा हर बात प्यार से समझाए। जिंदगी में कभी कोई मुश्किल खड़ी हो तो वो आगे खड़ा होकर उसका सहारा बने, उसे प्रोटेक्ट कर सके। ऋषभ रीना रावी देखकर दांत दिखाते हुए बोला, डियर माय स्वीट सिस्टर, अगर तुम लोगों का महाभारत का मिलन खत्म हुआ है तो हम लोग चाय पिए? आप दोनों के मिलन के चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो गई है। मालती उसे देखकर बोली, रुको, मैं गरम करके लाती हूँ। मालती किचन में गई और चाय गरम करके फिर से हॉल में आ गई। सब लोग एक साथ बैठकर चाय का लुत्फ उठा रहे थे। दूसरी तरफ निहिर अपने काम में बिजी था, तभी वहां पर कार्तिक आ जाता है और अपने हाथों में पकड़े फाइल को निहिर को देते हुए कहता है, बॉस, ये हमारी लंदन वाली डील की फाइल है जिसे हमें परसों डील साइन करने के लिए लंदन के लिए निकलना होगा। निहिर लैपटॉप पर नजर गड़ाए सख्त आवाज में बोला, ओके। कार्तिक वहां से जाने के लिए मुड़ा, तब उसे कुछ याद आया और वो वापस मुड़ते हुए निहिर से बोला, बॉस, वो नमित सर का कॉल आया था, उन्होंने कहा है कि कल के छोटे भाई की शादी है और दादी का कहना है कि आप आज ही मुंबई के लिए रवाना हो जाएं। शादी का नाम सुनकर निहिर के भाव और ज्यादा कठोर हो गए। अचानक के कैबिन का माहौल ठंडा हो गया, जिसे देखकर कार्तिक को फील हुआ शादी का नाम बोलकर उसने सहे हुए शेर को तो नहीं जगाया। कार्तिक मन में प्रार्थना करते हुए बोला, अगर ऐसा हुआ तो प्लीज भगवान मुझे बचा ले इस जल्लाद के प्रकोप से। निहिर कार्तिक को घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें उसके बारे में पता चला? कार्तिक को जिस बात का डर था वही हुआ। वो हिम्मत करते हुए बोला, बॉस, मैंने अपने सारे सोर्सेज लगा दिए हैं, जैसे कुछ पता चलेगा वो हमें बता देंगे। उसकी बात सुनकर निहिर का चेहरा और कठोर हो गया। वो गुस्से से दांत चबाते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि वो कब तुम्हें मिलेगी, मुझे बस इतना पता है कि वो कल के कल मेरे सामने होगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम अपनी जिंदगी की खैर मनाने के लिए तैयार रहना। और जोर से चिल्लाकर बोला, आउट। कार्तिक रोनी सूरत बनाकर कैबिन से बाहर निकल गया। बेचारा, उसका मन कर रहा था वो किसी बिल्डिंग के टेरेस पर जाकर नीचे कूदकर मर जाए और साथ ही साथ उन हरामखोरों बॉडीगार्ड्स को लेकर भी मरे। आखिर उनकी एक गलती की वजह से उसकी रातों दिन की नींद हराम कर दिए है इस शैतान ने। कार्तिक के वहां से जाने के बाद निहिर गहरी सांस लेकर अपनी जेब में से उस मंगलसूत्र को निकाला, जिसे देखकर उसकी आंखों में अंगारे बरसने लगे। वो गुस्से से दांत चबाते हुए बोला, सब
एक बार तुम मुझे मिल जाओ, फिर तुम्हें मैं इस मंगलसूत्र की ऐसी कीमत बताऊंगा ना कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। तुमने निहिर अग्निहोत्री को ठुकराते की जहमत उठाई है, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और आखिरी एक एक शब्द को चबाते हुए बोला, माई डियर वाइफी। जारी है। क्या निहिर रावी को ढूंढ पाएगा? राठी फैमिली का प्यार देखकर रावी अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए आगे भाग को। मुंबई में अगले दिन अग्निहोत्री हाउस में शादी की सारी तैयारी जोरों शोर शुरू हो रही थी। वेडिंग प्लानर एक ही दिन में बहुत अच्छे तरीके से पूरा घर को फूलों और सजाया हुआ था। मंडप में वाइट एंड येलो कलर गुलाब के फूलों से सजाया था और मंडप के ऊपर का झूमर मंडप की और शोभा बढ़ा रहा था। सुबह उठकर जब तविक हॉल में आया तो आंखें बड़ी बड़ी करके अपने घर देखने लगा। उसके भाई ने बड़े कम वक्त में इतना अच्छा वेडिंग प्लानर ढूंढ निकाला। तविक नमित को नजरें घुमाकर ढूंढ रहा था। नमित उसे लॉन के गेट पर वेडिंग प्लानर्स को डेकोरेशन के बारे में बता रहा था, जहां वो वेडिंग प्लानर उसकी बात सुनकर अपने कामों में लग जाते हैं, जिसे देखकर तविक नमित के करीब जाकर बोला, वाह भाई, मानना पड़ेगा आपको, कितने कम टाइम में घर का नक्शा बदल दिया। हमारा घर किसी राजमहल से कम नजर नहीं आ रहा है। नमित मुस्कुराने लगा। तविक घर के तैयारी को देखकर बोला, भाई, निहिर भाई के बारे में कुछ पता चला आपको? कब आने वाले हैं घर पर? नमित उसे बोला, शायद मुझे लगता है निहिर भाई डायरेक्ट शादी में पधारेंगे। तविक गहरी सांस छोड़ते हुए सिर हिला हम बोला। तभी वहां पर दादी माँ आ जाती है और तैयार देखकर नमित से कहती हैं, अरे वाह, मेरे बच्चे ने तो काफी अच्छी तैयारी की है, मेरे सोचने से भी कहीं ज्यादा। जवाब नमित मुस्कुराने लगा। दादी बोली, वैसे बेटा, शादी में पहनने वाले कपड़े तब तक आएंगे? नमित दादी से आराम से बोला, हाँ दादी, मैंने अपने डिजाइनर से कह दिया है, थोड़ी देर में हम सब के कपड़े वो घर लेकर आ जाएंगे, आप चिंता ना करें। दादी निश्चिंत हो गई। तभी उन्हें मालवी के शादी के जोड़े का ख्याल आया, जिसे वो थोड़ी चिंता करते हुए बोली, और मालवी का शादी का जोड़े का क्या नमित? वो कौन लेकर आने वाला है? नमित दादी से बोला, आप टेंशन मत लो दादी माँ, मैंने मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट को बोल दिया है, वो खुद शादी के जोड़े लेकर आएंगे। दादी गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, ठीक है, और तविक की तरफ देखकर बोली, तविक, तुम मेरे साथ चल, मुझे जरा एक काम में मदद कर दे। तविक मैड के हाथ में मिल्क शेक लेकर दादी की तरफ देखकर बोला, हाँ बोलो मेरी गुलाबो, क्या काम है? बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है, आप जो बोलोगी वो करूंगा। तविक नीचे झुककर नौटंकी करते हुए बोला। नमित उसके सर पर चपेट लगाते हुए, अपनी नौटंकी बंद कर और काम क्या है ये सुन ले। तविक अपने सर को सहलाते हुए मुंह बनाकर मन में बोला, भाई को तो मैं मंदिर की घंटा नजर आता हूँ जो हमेशा मुझे बजाते रहते हैं, कहकर दादी जी को देखने लगा। दादी तविक को देखकर बोली, बहू के लिए महंगे गहने और मंगलसूत्र सिलेक्ट करना है, बस उसी में मुझे तेरी मदद चाहिए। तविक मुंह बनाते हुए बोला, ये काम तो बहुत बोरिंग है गुलाबो, मुझे नहीं आता औरतों के लिए कोई गहने सिलेक्ट करना, आप नमित भाई से कहिए, वो आपकी मदद कर देंगे। नमित डांटते हुए फिर मारते हुए बोला, खाने के अलावा कुछ काम भी किया कर, आलसी इंसान, जा चुपचाप से दादी माँ की मदद कर, मुझे और भी बहुत काम है, बोलकर वहां से चला जाता है। तविक मुंह लटकाते हुए दादी के साथ चला जाता है। सुबह से शाम हो चुकी थी। सारे मेहमान अग्निहोत्री फैमिली में आ चुके थे। काफी कम लोगों को शादी में इनवाइट किया गया था। मंडप में पंडित मंत्र पढ़ते हुए बैठे थे। दानिश अपने कमरे रेडी हो रहा था। आज दानिश ने ऑफ वाइट कलर की शेरवानी और नीचे रेड कलर का पजामा था। उसका पूरा लुक शाही राजाओं की तरह था। तभी उसके कमरे में नमित और तविक आते हैं। नमित ने गिन कलर की शेरवानी और तविक ने लेवेंडर कलर की शेरवानी पहनी थी। तीनों भाई एकदम डैशिंग लग रहे थे। नमित दानिश को देखकर शरारती अंदाज के बोला, अरे वाह, आज मेरा भाई पूरी तरह से ललहाल होने के लिए तैयार है। तविक दानिश की तरफ देखकर मजाक उड़ाते हुए बोला, वैसे भाई, हमारा बल्ली का बकरा दिख रहा है बहुत खूबसूरत, और उसकी बलाएं लेते हुए, किसी नजर ना लगे मेरे बकरे को। और दोनों भाई हंसने लगे। दानिश घूर कर दोनों भाई को देख बोला, एक दिन आपको भी मेरे तरह से हलाल होना है, तो मुझ पर हंसना बंद कर दीजिए, वरना दादी से कहकर मेरे साथ आज आपकी भी शादी करवा दूंगा नमित भाई। तविक दानिश की बात सुनकर उसे घूर दानिश से बोला, अरे भाई, नमित भाई ने पहले से ही अपने लिए लड़की देख रखी है, बस भाई उस लड़की से अपने दिल की बात कहने के लिए डरते हैं, कहने से डरती है। तविक नमित को कोहनी मारते हुए, क्यों भाई, सच कहा ना मैंने?
दानिश हैरान नजरों से नमित बोला, नमित भाई, क्या छोटे सच कह रहा है? और कौन है वो लड़की? और आप अपने दिल की बात कहने से क्यों डरते हैं? नमित तविक की बात सुनकर उसे घूर दानिश से बोला, दानिश, तू इस पागल के बातों पर ध्यान मत दे, ये कुछ भी बकवास करता है। मैं किसी लड़की से नहीं डरता। वैसे भी मेरे आसपास कितनी लड़कियां घूमती रहती हैं, पता नहीं ये किस लड़की की बात कर रहा है ये बेवकूफ। तविक कुछ बोलने वाला था कि तभी डोर ओपन करके दादी माँ अंदर आ जाती है। तुम लोगों को तैयार होकर क्या टाइम पास कर रहे हो? चलो जल्दी नीचे, मुहूर्त का टाइम हो रहा है बेटा। दानिश दादी को देखकर बोला, दादी माँ, क्या निहिर भाई आ गए क्या? जब तक वो नहीं आएंगे मैं शादी के मंडप में नहीं बैठूंगा। दानिश बात सुनकर दादी हैरानी बोली, दानिश, ये क्या जिद लेकर बैठे हो तुम? मुहूर्त निकला जा रहा है, मेहमान नीचे इंतजार कर रहे हैं, वो अभी आता ही होगा। चलो। नहीं, मैं नहीं नीचे जाऊंगा, जब तक भाई नहीं आते मैं नहीं जाऊंगा, दानिश दादी को मना करते हुए बोला। नमित भी दानिश को समझाते हुए बोला, दानिश, तुम नीचे चलो, मैं कॉल करके भाई के बारे में पूछता हूँ, भाई कहाँ तक पहुँचे। नमित कमरे से बाहर आकर कॉल करने वाले था कि सामने से निहिर उसे आता हुआ दिखा। निहिर के चेहरे पर इस वक्त बहुत गुस्सा था, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, पर सामने से आते हुए नमित को देखकर उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ठीक कर लिया। नमित अपने भाई को देखकर खुश होते हुए उसके पास जाकर बोला, भाई, कोई इतनी देर कहाँ हो गई आपको? पता है हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गए, वरना दानिश मंडप में ना बैठने की जिद कर रहा था। अब आप जल्दी से जाकर रेडी होकर नीचे आ जाएंगे, हम सब नीचे आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, तुम जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, निहिर ने बोला और वहां से अपने कमरे में चला गया। नमित भी दानिश कमरे में आकर निहिर के बारे में बात कर उसे नीचे मंडप लेकर चला गया। मंडप में मालवी शादी का जोड़ा पहने दानिश का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर दानिश मंडप में आ जाता है और जब उसकी नज़र मालवी पर पड़ती है तो सांस लेने ही भूल जाता है। मालवी शादी के लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मालवी के चेहरे पर एक खामोशी छाई हुई थी। वो अपने मन में सोच रही थी कि शायद उसके माँ बाप बहन भी यहाँ मौजूद होते। परिवार को याद करके मालवी के आंखों में नमी तैर गई। दानिश मालवी के साथ मंडप में आकर बैठ जाता है और उसकी आंखों में आंसू देखकर पहचान जाता है कि वो अपने फैमिली को याद कर रही होगी। लेकिन दानिश ज्यादा ना सोचते हुए अपनी नजरें पर कर बैठ जाता है। उसकी रिएक्शन मालवी नोटिस नहीं कर पाती क्योंकि उसकी नजरें झुकी हुई थी। पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ने लगते हैं, वहीं निहिर अपनी सख्त नजरों से शादी के रस्म रिवाज देख रहा था। जब कन्यादान का वक्त आता है तब नमित आगे आकर मालवी की कन्यादान विधि पूरी कर देता है और थोड़ी देर में शादी संपन्न हो जाती है। जैसे ही शादी हो जाती है, निहिर अपने भाई को और दादी दादा से मिलकर लंदन के लिए निकल जाता है। दादी उसे रोकना चाहती थी, पर उनको पता था निहिर अपने काम को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, इसलिए दादी जी ने उसे नहीं रोका। दादी दादाजी अपने मेहमानों से बात कर रहे थे और वहीं दानिश मालवी के साथ फोटोशूट में बिजी था। दूर पर नमित तविक साथ में बैठे हुए थे। नमित, जिसका ध्यान शादी वक्त निहिर पर था, तविक अपनी बात कहते हुए बोला, छोटे, तूने भाई को आज नोटिस किया? भाई आज कुछ अलग नजर आ रहे थे। उसके चेहरे पर आज थोड़ा गुस्सा नजर आ रहा था। पहले जैसे भाई बिल्कुल नॉर्मल नहीं दिख रहे थे। तविक अपने हाथ में जूस का ग्लास पीते हुए नमित से बोला, भाई आप बेवजह ज्यादा सोच रहे हैं। निहिर भाई हमेशा अपने खड़ूस और गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ रहते हैं। नमित उसकी बात सुनकर बोला, नहीं छोटे, भाई आज भाई का बिहेवियर अजीब था। वो दानिश बिना कुछ कहे यहाँ से चले गए। क्या भाई मालवी और दानिश के शादी से खुश नहीं है? तविक नमित की बात सुनकर उसे घूर दानिश से बोला, भाई आप ना कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। भाई सफर करके आए थे, इसलिए थकावट के कारण उन्होंने किसी से बात नहीं की और यहाँ से जल्दी चले गए। और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि भाई इस शादी से खुश नहीं है। अगर वो इस शादी के खिलाफ या फिर नाराज होते तो यहाँ आने के बाद दादी जी को मंडप में आने के लिए उनके पास जाकर नहीं मनाते। अब ये झमेला छोड़िए, चलिए हम खाना खाने के लिए चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। नमित की बातों का जवाब सुने बिना तविक वहां से उठकर चला जाता है। अपनी बातों को इग्नोर हुआ देख कुड़ते हुए बोला, ये लड़का भी ना खाने के अलावा इसे कुछ सूझता नहीं है। पता नहीं माँ ने इसे क्या खाकर पैदा किया था जो हमेशा इसका पेट भूखा रहता है, कहकर नमित तविक के पीछे चला जाता है। थोड़ी देर में मालवी की प्रवेश की रस्म शुरू हो जाती है। दादी बड़े प्यार से मालवी और दानिश को आरती उतारते हुए उन्हें अंदर आने को कहती है। मालवी दहलीज पर कलश में रखे हुए चावल को अपने पैरों से गिराते हुए अंदर आती है तो सामने सिंदूर से बना हुआ पानी में अपने पैरों को डालकर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए घर के अंदर की ओर आती है। दादी दानिश की तरफ देखकर,
दानिश बेटा, अपनी पत्नी को आराम करने के लिए लेकर जाओ कमरे में, बाकी रस्में हम सुबह करेंगे। दानिश दादी से बोला, जी दादी। दानिश मालवी का हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा था कि दादी टोकते हुए बोली, अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? अपनी दुल्हन को बाहों में उठाकर सम्मान के साथ अपने कमरे में लेकर जाओ। इस बात पर मालवी को बहुत शर्म आ रही थी। तविक दादी जी की बात सुनकर दांत दिखाते हुए बोला, ओहो, मेरी गुलाबो तो बहुत रोमांटिक है। दादी उसके सर पर मारते हुए बोली, है पागल, कुछ भी कहता रहता है। तविक दानिश को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, चलिए भाई भाभी को उठाकर लेकर जाइए। नमित तविक की बात सुन दानिश से बोला, हाँ दानिश, मालवी को ठीक से उठाकर लेकर जाओ। दानिश गर्दन मालवी को अपने बाहों में उठाकर ले जाता है। उनके जाने के बाद दादी भी अपने कमरे में सोने चली गई। तविक नमित को देखकर शरारती अंदाज से बोला, भाई, दानिश भाई की आज पहली नाइटी यानी कि सुहाग रात है ना? नमित अपने एक आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, हाँ तो क्या भाई, तो वो दोनों अपनी सुहाग रात पहले से मना चुके? भाभी तो पहले से प्रेग्नेंट है, तो इस हालत में थोड़ी दानिश भाई थोड़ी कुछ करेंगे, तो चलो ना हम जाकर दानिश भाई के थोड़े मजे लेते हैं। नमित उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, छोटे भाई से कहकर थोड़ी धार कम करवानी पड़ेगी। भाई प्लीज ना, चलो चलते हैं। तब एक मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला। नमित उसे आंखें दिखाते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप अपने कमरे में सोने जा और मुझे भी सोने दे, मैं भी काफी थक गया हूँ। और तुम कल मुझे कुछ कह रहा था कि तुझे कहीं जाना था? तब एक नमित की बात सुनकर अपने सर पर हाथ रखकर, ओह नो, मैं कैसे भूल गया, कल मुझे मेरे दोस्त के साथ ट्रैकिंग पर जाना है। भाई मैं जा रहा हूँ सोने, बाय। तब एक 180 की स्पीड में अपने कमरे में दौड़ते हुए चले जाता है। उसकी हरकत नमित लाचारी से गर्दन हिलाकर अपने कमरे में सोने चले जाता है। जारी है, क्या नमित नेहिर के गुस्से की असली वजह कभी जा पाएगा? मालवी को नेहिर की सच्चाई पता चलेगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? जानने के लिए सुनते हैं अगले भाग को।